रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउथ सेक्टर का मैसेंजर जिसका नाम क्वांगशु है वहाँ पर आ चुका है। वो रात यहीं पर रुकेगा और अगले दिन सुबह सुबह वो यहाँ से किसी बच्चे को सिलेक्ट करेगा अपने साउथ सेक्टर के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में पैट्रियार्च अपने बेटे ज़ाओलोंग से कहते हैं, ज़ाओलोंग अब जबकि ये रात को यहीं पर रुकने वाले हैं तो क्यों ना तुम इनको अपने सेक्टर के बारे में जाकर बताओ, तुम इन्हें अपने क्लैन में घुमा लाओ और इनको सारा एरिया घुमा कर दिखाओ कि यहाँ पर क्या क्या है। ज़ाओलोंग अपने फादर की बात सुनने के बाद क्वांगशु को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। ज़ाओलोंग से कहता है, यंग मास्टर वैसे तो हमारा क्लाउड सिटी काफी ज्यादा छोटा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। क्वांगशु जैसे उसकी बात सुनता है वो चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों के लिए कोई भावना रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ठरकी इंसान हूँ? तो ज़ाओलोंग घबराकर उसे कहता है, नहीं यंग मास्टर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो बहुत ज्यादा ऑनरेबल है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता, मैं तो बस आपको बता रहा था कि यहाँ की लड़कियां काफी खूबसूरत हैं। फिर साथ ही ज़ाओलोंग सोच रहा होता है यहाँ पर सभी को पता है कि तुमसे बड़ा ठरकी इंसान तो कोई भी नहीं होगा, जब तुम आए थे तभी तुम्हारे पास 2 लड़कियां थी। क्वांगशु जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो ब्लश करना शुरू कर देता है। उसे कहता है, यंग मास्टर अब आपको क्या हुआ? यंग मास्टर की नजर तो हमारे ज़ाओची की वाइफ पर पड़ चुकी है। किंगशु वहाँ पर सामने से गुजरकर जा रही होती है, वो किंगशु की तरफ देखता है तो वहीं पर लाट टपकाना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ये लड़की कौन है, मुझे इसके बारे में बताओ, आए तुम्हारे इस छोटे से क्लाउड सिटी के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? ज़ाओलोंग यहाँ पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बता देता है। वो उसे कहता है, इस लड़की का नाम जिया किंगशु है और इसकी शादी 3 दिन पहले मेरे एक बहुत ही बेकार कजन के साथ हुई है जिसकी मेरिडियंस टूटी हुई है, कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। क्वांगशु भी चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत लड़की है कचरे को कैसे मिल गई और तुम सभी ने ये सब कुछ होने कैसे दिया? ज़ाओलोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस कमीने की नजर किंगशु के ऊपर पड़ जाएगी, किंगशु को कोई और हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसको भी उसे हासिल करने नहीं दूंगा। क्वांगशु बहुत ज्यादा खुश होता है और ज़ाओलोंग से कहता है, ये तुम्हारे कजन की बीवी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो तो मेरे पास होनी चाहिए। जैसे क्वांगशु यहाँ पर ये वाली बात करता है उसी वक्त उसका बटलर उसके पास अपीयर होता है, वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पर आता है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर आपको याद है ना कि पैट्रियार्च ने घर से निकलते वक्त आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नजर रखी तो फिर आपको सजा मिलेगी, सिर्फ कुंवारी लड़कियों के ऊपर ही नजर रख सकते हैं, किसी की बीवी को छीनने की कोशिश मत करना। क्वांगशु उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे यही लड़की चाहिए थी। ज़ाओलोंग सोच रहा होता है कि ये बटलर पता नहीं कहाँ से अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गया, ये तो लगता है हमारे 5th एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पूरे क्लाउड सिटी में सिर्फ 5th एल्डर ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ाओलोंग सोच रहा था अगर इन्होंने यहाँ पर रैंडमली किसी मैसेंजर को भेजा और उसका बटलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ज़ाओ सेक्टर के बाकी सभी लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, ज़ाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा, यंग मास्टर क्वांगशु खुश हो जाए और मुझे अपने साथ लेकर जाए। ज़ाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैं किंगशु की बलि भी दे सकता हूँ। ज़ाओलोंग उसे कहता है, यंग मास्टर मेरे पास एक तरीका है, आप किंगशु को हासिल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी किस्म की फोर्स को भी यूज नहीं करना पड़ेगा, वो तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। क्वांगशु चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मुझे जल्दी से बताओ। ज़ाओलोंग कहता है, सर हमारे यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, ये बात सच है कि किंगशु का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे सेक्टर में एक और खूबसूरत लड़की है जो कि इसके जितनी ही खूबसूरत है। क्वांगशु चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर एक और लड़की है, मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है। ज़ाओलोंग कमीना यहाँ पर उसे ज़ाओची की आंटी के बारे में बताता है, उसे कहता है हमारे 5th एल्डर की बेटी है जिसका नाम ज़ाओलोंग है, वो किंगशु की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उस लड़की को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान है और वो आसानी से आपको मिल भी जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल कंवारी है। अगर आपको वो लड़की पसंद आ जाए तो फिर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसको हासिल करने में। तो नेक्स्ट सीन 5th एल्डर का दिखाया जाता है। आंटी अपने डैड के पास आती है, काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अपने फादर से कहती है, डैड क्या आपने मैसेंजर को देखा, क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सुना कि ज़ाओ सेक्टर का जो मैसेंजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फादर उसे कहते हैं, हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी कल्टीवेशन तो ठीक है, उसके पास स्किल्स भी है, लेकिन तुम्हें अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ठरकी है। ज़ाओलोंग अपने डैड से कहती है, डैड आप किसी चीज को लेकर परेशान लगते हैं, ये हम ज़ाओ क्वांग की वजह से परेशान तो नहीं है, यानी कि उस मैसेंजर की वजह से। फादर उसे कहते हैं, वो मैसेंजर अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आया है जिसको कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कहते हैं, उसकी मदद से हम लोग किसी की ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हैं। टीवी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या वाकई में वो किसी के मिस्टिक मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकती है। फादर उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो वाकई में काम करेगी या नहीं, लेकिन वो तो हमारे पैट्रियार्च के पास है और मुझे नहीं लगता कि पैट्रियार्च ये वाली मेडिसिन ज़ाओची को देने वाले हैं क्योंकि वो उसे अपने फैमिली के स्पेशल ट्रेजर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और ज़ाओची को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ज़ाओलोंग अपने डैड से कहती है, लेकिन डैड वो ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पर सभी को पता है कि उस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा ज़ाओची को है क्योंकि ज़ाओची की मेरिडियंस बर्बाद हो चुकी हैं। डैड उसे कहते हैं, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि पैट्रियार्च हमारे ज़ाओची को कचरा समझते हैं, वो कभी भी इतनी पावरफुल मेडिसिन उसे नहीं देंगे। आंटी उनसे कहती है, लेकिन डैड वो बहुत ज्यादा काम का है, वो कचरा नहीं है। इसे रात का सीन दिखाते हैं तो आंटी अपने भतीजे के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए रात के वक्त चोर बनकर बाहर निकलती है, वो सीक्रेटली ट्रेजर रूम की तरफ जा रही होती है कि उसी वक्त उसके डैड पीछे से आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसका निकाब उतार देते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके डैड उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे पता ही था कि तुम ऐसा बेवकूफी जरूर करोगी, तुम ज़ाओची के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए जा रही हो, पता भी है अगर तुम पकड़ी गई तो फिर क्या होगा। आंटी डैड से कहती है, लेकिन डैड आपको भी पता है अगर हम लोग मेडिसिन ज़ाओची को नहीं दी तो उसकी मेडिसिन सारी जिंदगी के लिए ब्लॉक रहेंगे और वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। अभी लोग ज़ाओची को बहुत ज्यादा कम समझते हैं, वाकई में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हर टाइम जब भी कोई उसके ऊपर हंसता है तो आपको क्या लगता है, क्या उसे बुरा नहीं लगता, उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है। मैं ज़ाओची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मुझे यहाँ पर सजा भी मिले इस मिस्टिक मेडिसिन को चोरी करते हुए मैं सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन ज़ाओची की मेडिसिन को हील करवाना चाहती हूँ। डैड उसकी बात सुनने के बाद उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम ज़ाओची के लिए किस तरह फेल करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है अगर तुम यहाँ पर पकड़ी गई तो तुम्हारे पकड़े जाने के बाद ज़ाओची का क्या होगा, ज़ाओची का ख्याल कौन रखेगा, पूरे कबीले में सिर्फ एक तुम ही हो जो ज़ाओची का इतना ज्यादा ख्याल रखती हो। आंटी उनकी बात सुनने के बाद कहती है, डैड आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, मैं पकड़ी गई तो फिर ज़ाओची का ख्याल कौन रखेगा। डैड उसे कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उस मेडिसिन को हासिल करूंगा, पैट्रियार्च से बात करूंगा कि वो मेडिसिन ज़ाओची को दे दें, इसलिए तुम जाओ जाकर सो जाओ। वो उनसे कहती है, ठीक है डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो सारे बच्चे वहाँ पर ग्राउंड में जमा हो जाते हैं
हैं क्वांग जुन भी उनके सामने बैठा होता है। जाओची और किंग जुन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। जाओची किंग जुन से कहता है, मैंने लास्ट नाइट तुमसे जिस बारे में बात की थी उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुमने उस पर अपनी मास्टर से बात की या नहीं। किंग जुन से कहती है, मुझे तो वो बात याद भी नहीं है कि तुमने किस बारे में बात की थी। जाओची जलाकर उसे कहता है, तुम इस बारे में मजाक कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जाओची की आंटी भी आ जाती है। वो जाओची को इशारा करती है और कहती है, जाओची मैं जहाँ पर हूँ। उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है, लिटिल आंटी तुम भी यहाँ पर आई हो और फिफ्थ एल्डर आप भी आए हैं। पैट्रियार्क दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, जाओची चुप रहो और जाओ जाकर वापस लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर क्यों गप्पे लगा रहे हो। अब मैं जहाँ पर जाओ सेक्टर के मैसेंजर को मौका देने वाला हूँ ताकि वो जहाँ पर खड़े होकर तुम सभी के सामने बात कर सके। क्वांग जुन सभी से कहता है, तो लगता है कि सभी बच्चे जहाँ पर आ चुके हैं, तुम सभी को ये बात पता होगी कि मैं जहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ। और साथ ही उनसे कहता है, तुम सभी को ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की है कि मेरे जैसा एक महान मास्टर तुम्हारे पास यहाँ पर आया है इस कचरे जैसी जगह में। यहाँ तक कि तुम्हारे इस क्लैन का पैट्रियार्क भी हमारे जाओ सेक्टर की नजर में कुछ भी नहीं है। तो सभी लोग हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद गुस्सा तो होते हैं, लेकिन उन सभी को जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है, इसी वजह से वो खामोश होते हैं। पैट्रियार्क आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर जाओ आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे किसी बच्चे को सिलेक्ट करने वाले हैं। जाओ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है, जरा उस कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर सरासर हमारी इंसल्ट कर रहा है और हमारे पैट्रियार्क की भी इंसल्ट कर रहा है और पैट्रियार्क जहाँ पर उसके तलवे चाटने पर लगे हुए हैं। किंग जू भी कहती है, ये तो वाकई में हादी पार कर दीजिए, क्लैन के पैट्रियार्क और यहाँ पर इसके सामने इतने डरपोक बने हुए हैं। क्वांग जुन उन सभी से कहता है, हमारे ग्रैंडपा के मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ी थी और इस विल में उन्होंने लिखा था, हम लोग जाओ क्लैन से जिसको चाहे उस एक मेंबर को अपने सेक्टर में लेकर जा सकते हैं। जाओ सेक्टर में हम लोग किसी भी कचरे को ले जा नहीं सकते, इसी वजह से तुम्हारी पोटेंशियल को भी चेक किया जाएगा। मैं जहाँ पर तुम सभी की फिजिकल कल्टीवेशन को भी जज करूंगा और साथ ही तुम्हारी मिस्टिक पावर्स को भी चेक किया जाएगा, सबसे बेस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है, कल मैं अपने साथ जिस मिस्टिक पाउडर को लेकर आया था, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको वो मिस्टिक पाउडर मिलेगा। पैट्रियार्क से कहती है, पैट्रियार्क तो जल्दी से मेरा गिफ्ट वापस लेकर आओ, उसे यहाँ पर लेकर आओ। पैट्रियार्क उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्वांग जुन से कहता है, हेलो पैट्रियार्क मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर उस मिस्टिक पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर यहाँ पर चाहिए ताकि मैं जब बच्चे को सिलेक्ट करूँ तो मैं उसे वो गिफ्ट में दे सकूँ। पैट्रियार्क उसी वक्त उसके सामने झुक जाती है और कहते हैं, यंग मास्टर जाओ क्वांग जुन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती के लिए सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे पास से चोरी हो गया, वो मेरे पास नहीं है। बाकी ये सारे एल्डर्स भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारे फिफ्थ एल्डर जल्दी से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और अपनी बेटी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, कहीं इसने तो फिर से उसे जाकर चोरी तो नहीं कर लिया। जबकि आंटी अपने डैड से कहती है, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको नहीं चोरी किया। क्वांग जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पैट्रियार्क से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या किसी ने तुम्हारे रूम से उसको चोरी कर लिया? तुम्हें पता भी है वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कितना ज्यादा महंगा था। तुम सभी में से किसकी हिम्मत हुई मेरे गिफ्ट को चोरी करने की, एक गिफ्ट जो जाओ सेक्टर से है, तुमने उसको चोरी किया है। जाओची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जितना हम लोग अपने पैट्रियार्क को जानते हैं वो कीमती ट्रेजर्स को बहुत ही संभाल कर रखते हैं और वहाँ पर गार्ड्स का पहरा होता है। ऊपर से क्वांग जुन को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। क्वांग जुन उन सभी से कहता है, कल जब मैंने तुम सभी के सामने मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को निकाला था वहाँ पर सिर्फ तुम सभी लोग थे, यानी जाओ फैमिली के ही लोग थे। अब तुम लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हो पाए जाकर इस खबर को फैलाओगे। बात का मतलब यह है कि वो अभी तक यहीं पर है, यानी कि वो गिफ्ट यहीं पर से किसी ने चोरी किया है, तुम्हारे क्लैन में से कोई चोर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर चोर कौन है और किसने मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैसेंजर क्वांग जुन उनसे कहता है मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, लेकिन पैट्रियार्क से कहते हैं वो तो चोरी हो गया और इस बात से वहाँ पर एक तहलका मच जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को किसने चोरी किया होगा। पैट्रियार्क मैसेंजर से कहते हैं इसको मेडिसिन हॉल में जमा करवाया था, मेडिसिन हॉल का लीडर उसको चोरी कर सकता है, लेकिन वो उसको चोरी क्यों करेगा, क्योंकि ये वाला मिस्टिक पाउडर उसके लिए बिल्कुल बेकार है, ये तो किसी ऐसे ने चोरी किया होगा जो किसी के काम आ सके। जाओची पैट्रियार्क की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, पैट्रियार्क की बातें सुनकर लगता है कि ये भी यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। मैसेंजर आगे बढ़ता है और पैट्रियार्क से कहता है, पैट्रियार्क मुझे ये बताओ जिस बॉक्स के अंदर वो मिस्टिक पाउडर था क्या वो बॉक्स भी साथ ही चोरी हुआ है? पैट्रियार्क से कहता है हाँ वो बॉक्स भी उसके साथ ही चोरी हुआ है। तो मैसेंजर उनसे कहता है ये काम तो बहुत आसान है, हम लोग बड़ी आसानी से मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को दोबारा ढूंढ लेंगे, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर एक सील लगी हुई थी, वो सील हमारे जाओ सेक्टर की एक बहुत ही स्पेशल सील है। सील को हम लोग अपनी मिस्टिक पावर से सेंस कर सकते हैं, बस अब उस सील को यहाँ पर सेंस करना होगा और उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से उसको ढूंढ लेंगे किसने उसको चोरी किया और कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। और साथ ही वो अपने बटलर से कहते हैं जाओचियो चलो जल्दी से उसको ढूंढ कर लाओ। जाओचियो वहाँ पर अपने मिस्टिक पावर्स को रिलीज करता है और उसे कुछ महसूस होता है, वो बड़ी स्पीड से उठता हुआ वहाँ से चला जाता है। सामने घर के अंदर महसूस होता है कि वहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ है। मैसेंजर काफी खुश होता है, कहता है लगता है कि मेरे बटलर को वो मिल गया। इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स को किसने चोरी किया है। पैट्रियार्क मैसेंजर से कहते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर उस क्रिमिनल को पकड़ लें जिसने भी यहाँ पर मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है, हम उसे आपके वाले कर देंगे, आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। जबकि क्वांग जुन अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ साथ वो लाट टपकाते हुए शर्मा भी रहा होता है और सोच रहा होता है मैं उसको बहुत ही अच्छे से सजा दूंगा, लेकिन वो सजा उससे बिस्तर के ऊपर मिलने वाली है। थोड़ी देर के बाद वो बटलर अंदर से बॉक्स लेकर आ जाता है घर के अंदर से। वो वापस आकर कहता है सर मुझे वो बॉक्स मिल गया, इसके अंदर मिस्टिक पाउडर भी है, जिस सरहाने के नीचे छुपाया गया था एक रूम है जिसका नंबर 66 है। जैसे रूम नंबर 66 के बारे में सुनते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि हमारा जाओची भी, क्योंकि रूम नंबर 66 आंटी का होता है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाकर अपने फादर से कहती है फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे रूम से मिला है, लेकिन मैंने इसको चोरी नहीं किया, ये पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। क्वांग जुन जैसे जाओ लिंग की तरफ देखता है वो कहता है उसने बिल्कुल ठीक कहा था जाओ लोंग ने कि दूसरी लड़की तो क्वांग जुन की जितनी खूबसूरत है ये तो बिल्कुल भी उससे कम नहीं है। तो क्वांग जुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो वो यहाँ पर एक्साइटनेस में ये बात कह देता है, वो कहता है कोई जाके आगे बढ़ो और इस लड़की के हाथ पांव बांधो और इसे जाकर मेरे बिस्तर पर डाल दो। फिर साथ ही वो कहता है नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके
इसके हाथ पांव बांधो, अगर इसे जेल में डाल दो, इसे बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जाओची उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि इस ठगी की नजर उसकी आंटी के ऊपर है। कहता है इन सभी लोगों ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है। तो आंटी के कजिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम चोर हो सकती है, शक्ल से तुम बहुत भोली भाली दिखती हो, तुमने ये सब कुछ किया ही क्यों। मास्टर क्वांगशुन बहुत गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सजा भी देंगे। और वो सभी लोग हाथ में रस्सी पकड़कर जल्दी से आंटी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग तो कुछ भी करेंगे जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने के लिए। आंटी चिल्ला चिल्लाकर उनसे कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये चोरी नहीं की। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी के ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। पैट्रियार्च भी गुस्से के साथ चिल्लाकर एल्डर से कहते हैं जाओली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर के सामने इस तरह कैसे पेश आ सकती हो, क्या तुम अपनी जगह भूल रहे हो। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ उसकी तरफ भी देखते हैं। जैसे वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बटलर भी गुस्सा हो जाता है। बटलर गुस्से के साथ फिफ्थ एल्डर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारे मतलब यह है कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। फिफ्थ एल्डर को भी उस बटलर की पावर्स महसूस हो जाती है। वो कहती है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, अगर मैं फाइट करूंगा तो यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिफ्थ एल्डर उनसे कहते हैं मास्टर जाओ, जाओलिंग बहुत ज्यादा भोली भाली और निर्दोष लड़की है, वो ये नहीं कर सकती, प्लीज आपको इस बारे में दोबारा रिकंसिडर करना होगा। जाओ क्वांग उनसे कहता है सबूत तो हमारे सामने है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर किस चीज को इन्वेस्टिगेट करूं। पैट्रियार्च भी जाओलिंग से कहते हैं जाओलिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुमने हमारे सेक्टर का नाम खराब किया है। जाओलिंग उनसे कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपनी गलती को एडमिट कर लेती, आप मुझे जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जाओलिंग उसे कहता है जाओलिंग मुझे लगता है कि तुमने ये सब कुछ जाओची के लिए किया है क्योंकि तुम जाओची के बहुत ज्यादा करीब हो। इस मिस्टिक पाउडर की जाओची को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मेरिडियंस को रिपेयर करने के लिए। बाकी के सारे कजन भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग इसी बारे में सोच रहे थे क्या जाओलिंग को क्या जरूरत पड़ी थी जहाँ पर हमारे पास मिस्टिक पाउडर को चोरी करने की, तो ये सब कुछ इसने उस कचरे जाओची के लिए किया है। वो सारी कजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से वाली नजरों के साथ जाओलिंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कमीनी निकलोगी, तुम तो शक्ल से बहुत ज्यादा भोली भाली दिखती हो, तुमने यहाँ पर इस चीज को चोरी किया वो भी सिर्फ जाओची के लिए। आंटी बेचारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, इतना ही काफी है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सभी को यहाँ पर संभाल लूंगा। जाओ लोगों से कहता है जाओची तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी छोड़ दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाओ सेक्टर के खिलाफ जा सकते हो। जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो लगता है कि ये प्लान में ये भी शामिल है, वैसे भी इसका शामिल होना बनता था क्योंकि क्वांगशुन ने हमारी आंटी को तो देखा नहीं हुआ तो उसे कैसे पता चला कि आंटी खूबसूरत है और उसी के पीछे लगना है। जाओची घूर घूर कर जाओलोंग की तरफ देख रहा था। जाओलोंग से कहता है तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है आज मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा पीट दिया। जाओची आगे बढ़ता है और क्वांगशुन से कहता है मास्टर जाओ प्लीज मुझे यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दे, मेरा नाम जाओची है, मैं जाओलिंग का भतीजा हूँ, यहाँ पर एक चोरी हुई है और मुझे इस चोरी के रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर पैट्रियार्च से सवाल पूछना चाहूंगा। क्वांगशुन से कहता है तो इस फैमिली के कचरे तुम ही हो, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, अच्छा ठीक है तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछना है। जाओची पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च आपने जो कल गिफ्ट एक्सेप्ट किया था यानी ये कनेक्टिंग पाउडर, आखिर आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। पैट्रियार्च से कहते हैं ये गिफ्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, एक तो ये जाओ सेक्टर की तरफ से और दूसरा इसके अंदर जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा महंगी है। जाओची से कहता है पैट्रियार्च हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जब इतनी वैल्यूएबल चीज आपके हाथ आती है आप उसको ट्रेजरी में जमा करते हैं और हमेशा गार्ड्स को उसके पहरे पर रखते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। जाओची चिल्लाकर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इतनी ज्यादा महंगी और वैल्यूएबल मेडिसिन को मेडिसिन हॉल के अंदर क्यों जमा करवा दिया और वहाँ पर गार्ड्स क्यों नहीं थे। और साथ ही जाओची उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है क्लैन हेड मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। पैट्रियार्च बेचारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। स्टैल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं जाओची कचरे कहेंगे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम पैट्रियार्च के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर तुम सभी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जाओची उस एल्डर से कहता है फर्स्ट एल्डर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जरा देखे तो सही पैट्रियार्च की हालत तो देखें, उसके तो पसीने छूट रहे हैं। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं लगता है कि हमारा प्लान फेल होने वाला है, लड़के ने तो मेरा ही पासा मेरे ऊपर ही उल्टा कर दिया, इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहाँ से है। वहाँ पर जितने कजन्स खड़े होते हैं वो सभी इसी बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पैट्रियार्च के रंग क्यों उड़ गए हैं और पसीने क्यों छूट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब में वो भी शामिल है, उन्होंने जो सारा प्लान बनाया हुआ है। पैट्रियार्च अपने आप को संभालते हैं और जाओची से कहते हैं अरे मेडिसिन हॉल में वैसे भी बहुत सारा स्टाफ होता है तो इसलिए मैंने कनेक्टिंग मेडिसिन पाउडर को वहाँ पर रख दिया क्योंकि एक मेडिसिन है, इसी वजह से वहाँ पर बाकी की जड़ी बूटियों के साथ रहकर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बरकरार रहती, मैंने इसी वजह से इसको वहाँ पर रखा था। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने मेडिसिन के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी थी और मुझे ये सब कुछ याद था। जाओची पैट्रियार्च से कहता है जितना मुझे कनेक्टिंग पाउडर के बारे में पता है इसकी बहुत ही फिशी और फ्लैशी सी स्मेल है, क्या तुम्हें इस बॉक्स के अंदर से वो स्मेल आ रही है या नहीं। पैट्रियार्च उस बॉक्स को सूंघते हैं और कहते हैं हाँ मुझे इसके अंदर से बहुत ही फ्लैशी सी स्मेल आ रही है। जाओची उनसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इस बॉक्स के अंदर से फ्लैशी स्मेल कैसे आ सकती है, नहीं तो इसे मेडिसिन हॉल के अंदर स्टोर किया था तो वहाँ पर बाकी की सारी मेडिसिन की वजह से की सारी मेडिसिन की खुशबू इसकी खुशबू के साथ मिक्स होनी चाहिए थी। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद फिर से घबरा जाती है और सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूँ, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैंने वाकई में इसको मेडिसिन हॉल में रखा होता तो बाकी की सारी जड़ी बूटियों की वजह से इसकी खुशबू भी चेंज हो जाती, इसको वहाँ पर रखा ही नहीं तो फिर मैं इस बात को साबित कैसे करूंगा। पैट्रियार्च यहाँ पर बात को कवर करने के लिए जाओची से कहते हैं लगता है कि मुझे आज जुकाम हो गया है, इसी वजह से मैं ठीक से सूंघ नहीं पा रहा। दोबारा से सूंघते हैं और कहते हैं हाँ मुझे इसके अंदर से मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की खुशबू भी आ रही है। जाओची उनसे कहता है लेकिन मैंने तो सिर्फ ऐसी बात की थी, पर रखी हुई जड़ी बूटियों की खुशबू इसकी खुशबू के साथ कैसे मिक्स हो सकती है, ये तो डब्बे के अंदर सील है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं जाओची क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। जाओची पैट्रियार्च से कहता है अब जबकि आप इस बारे में क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि सारे का सारा आपका प्लान है, आपने इसे मेडिसिन हॉल में रखा ही नहीं था। आंटी भी शर्माते हुए जाओची की तरफ देखती है और कहती है जाओची तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है कि हमारा जाओची सोच रहा होता है पूरे 24 साल एक बहुत ही काबिल डॉक्टर के साथ गुजारे हैं, इसी वजह से मुझे मेडिसिन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि
किंगजू भी इसी बारे में सोच रही होती है। किंगजू कहती है इसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने सिर्फ पावर ही काम आएगी कि दलीलें यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं। वांग शुन चिल्लाकर कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ पर पैट्रियार्च ने झूठ बोला है या नहीं। ये मेडिसिन हमें जाओ लिंग के रूम से मिली है और मैंने जहाँ पर उसकी सजा भी तय कर दिया है, तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जबकि हमारा जाओजी चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये मेडिसिन कहाँ पर स्टोर की गई थी। यहाँ पर तुम बेसलेसली मेरी आंटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने इस मेडिसिन को चोरी किया है, तो क्लियरली एक सेटअप है, तुम सभी लोग आपस में मिले हुए हो। तो जाओजी अपने सारे क्लैन मेंबर से कहता है तुम सभी लोगों के सामने सच्चाई है, क्या तुम लोग इसको इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर जो सब कुछ एक सेटअप है? ये सभी लोग मिलकर आंटी को बसाना चाहते हैं। जाओजी सोच रहा होता है ये सभी लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन वो उसे कहते हैं यहाँ पर कौन से झूठ की बात कर रहे हो? तुम्हारी आंटी ने ये सब कुछ किया है, उसने मिस्टिक मेडिसिन को चोरी किया है। उनमें से कोई भी यहाँ पर जाओजी और आंटी का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग तो वांग शुन की चापलूसी करना चाहते हैं ताकि वो उनमें से किसी को अपने साथ ले जाए। वांग शुन कहते हैं इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, तो पहले तो इसे उठाकर बाहर फेंको। पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से जाओजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर झूठा होने का इल्जाम लगाया है, तो तुम्हारी सजा तो बनती है। जाओजी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर दलीलों के साथ मुझसे फाइट नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम मेरे पर अटैक कर रहे हो। पैट्रियार्च जैसे जाओजी के करीब पहुंचते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसी वक्त कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैट्रियार्च के मुंह पर रखते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि पैट्रियार्च को यहाँ पर किसने रोका है, जहाँ पर एक फुल फ्लैश बैटल होने वाली है, फिर सिर्फ बातों से इस मसले को हल कर लिया जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च क्वांग शुन की बात मानने के बाद जाओजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो जाओजी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, जबकि उसी वक्त किसी का हाथ आगे बढ़ता है और पैट्रियार्च के मुंह पे लगता है। ये हमारे फिफ्थ एल्डर होते हैं यानी जाओजी के ग्रैंडपा, वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ पटक देते हैं। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर ने पैट्रियार्च को मुंह से पकड़ा हुआ था और उसे पीछे की तरफ दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक दिया, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर खड़े होते हैं। वो दोनों भी उसके साथ टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं तुम सभी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते के ऊपर हाथ डाल रहे हो? तो तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते को मार सकते हो? तो जाओ क्लैन के लोग खुद भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद ग्रैंडपा की पावर्स को देखा है। वो लोग कहते हैं फिफ्थ एल्डर तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने आज इनकी पावर्स को अपनी आंखों से देख लिया। जबकि जाओजी सोच रहा होता है यहाँ पर हमारे क्लैन में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्रैंडपा उन सभी के सामने नहीं टिक पाएंगे और ऊपर से जाओ सेक्टर से भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी वाइफ के पास जाता है। किंगजू से कहता है किंगजू बेबी, मैंने तुमसे रात को जिस बारे में बात की थी, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करेगी, तो तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है? तुम्हारी मास्टर यहाँ पर कब पहुँचने वाली है? किंगजू से कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता। हैरान होकर उसे कहता है हमने रात को इस बारे में बात की थी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मास्टर की जरूरत है, तुमने कहा था कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर जरूर आएंगी, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतना बोल्ड होकर इन सभी के सामने बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बैक स्पॉट में तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आएगी। जाओजी उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है और कहता है मेरी प्यारी वाइफ हो, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है? मुझे लगता है कि वो यही कहीं पर छुपी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी। किंगजू से कहती है मैंने कहा ना मुझे इस बारे में नहीं पता कि मास्टर यहाँ पर आने भी वाली है या नहीं। जाओजी चिल्लाकर कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर ग्रैंडपा से कहती है साउली कि इस बात का मतलब क्या है? तुमने पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्लैन के खिलाफ बगावत कर रहे हो। ग्रैंडपा चिल्लाकर हम सभी से कहते हैं मेरा यहाँ पर गद्दारी करने का या फिर बगावत करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी और अपने पोते की जान बचाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग इन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जो कि उन्होंने किया ही नहीं। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं लेकिन जाओलिंग तो तुम्हारी अपनी बेटी है, तो यहाँ पर अपनी ही बेटी की साइड लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकते हैं? तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं मैं जाओली, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मैंने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई और हमेशा मैं इंसाफ पसंद रहा हूँ, और जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को फ्रेम नहीं किया और न ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और न ही किसी को बुली किया। जाओलोंग की एंट्री होती है। जाओलिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, आपने तो पिछले 16 सालों से जाओ क्लैन को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और जाओ क्लैन को एक धोखे में रखा है। आपकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर हम सभी से कह रहे हो कि आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और कभी कभी झूठ नहीं बोला। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं जाओ यूलोंग तुम्हारी बात का मतलब क्या है? साफ साफ बात करो। जाओलोंग ने क्योंकि वो बात सुनी हुई है कि इनका अपना पोता नहीं है, वो उनसे कहता है ग्रैंडपा जाओली क्या आप अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि जाओजी जिसको आप अपना पोता कहते हैं उसकी रगों में आपका ही खून है? सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मरे हुए बेटे की कसम नहीं खा सकते। जाओलोंग और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा से कहता है जाओली क्या तुम अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर ये बात साबित नहीं करोगे कि जाओजी तुम्हारा पोता है? आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है डैड ऐसा कैसे हो सकता है? लोग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है, आप इसकी बात को साबित क्यों नहीं करते? आप कसम क्यों नहीं उठाते? जाओजी हमारी फैमिली का एक मेंबर है। जाओजी भी आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा जाओलोंग ने यहाँ पर जो कुछ कहा क्या वो वाकई में सच है? तो ग्रैंडपा यहाँ पर सच बोल देते हैं। वो जाओजी से कहते हैं जाओजी हालांकि तुम्हारी रगों में हमारी फैमिली का ब्लड नहीं है, मेरे बेटे के असली बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपने पोते की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जाओजी उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। फर्स्ट एल्डर और साथ में पैट्रियार्च वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम एक धोखेबाज हो, तो पिछले 16 साल से हमारी फैमिली को धोखा दिया है, पिछले 16 साल से इस कचरे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है किसका गंदा खून है, पता नहीं तुम्हारा बेटा किसके गंदे खून को उठाकर घर ले आया, लोग पिछले 16 साल से इसको पाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे इस बेकार बच्चे को पालते रहे जिसके बारे में पता ही नहीं कौन है। जाओलोंग भी कहता है मुझे तो पहले से पता था कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जाओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग एलिट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मेडियंस ब्लॉक हो, ये तो
सिर्फ एक कचरा है। पैसेंजर भी उन सभी से कहता है तो तुम सभी को पता चल गया है कि ये तुम्हारे जाओ क्लैन का मेंबर नहीं है, जल्दी से फिर इसको उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाओ सेक्टर और जाओ क्लैन के लोग ही रह सकते हैं। जाओ जी उस पैसेंजर से कहता है तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं। अब जबकि मैं जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। जाओ जी ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ले मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हमें कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। साथ ही उनके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है जब तक आप मुझे अपना पोता मानते रहेंगे, तक आप मेरी तरफ अपनी पीठ नहीं करते, तब तक मैं आपका पोता रहूंगा, मैं आपका जाउची रहूंगा। और साथ ही जाउची उनके सामने अपना माथा टेकते हुए उनको नाटो करता है, जबकि ग्रैंडपा भी उसे कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम हमेशा मेरे ही पोते रहोगे। फिर साथ ही हमारा जाउची उठकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा और आंटी उन दोनों से कहता है प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखना, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तुम दोनों अपना बहुत सा ख्याल रखना। जबकि आंटी रोते हुए से कहती है जाउची तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मत जाओ। कुछ उसे कहता है नहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और साथ ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जाउची सोच रहा था काश यहाँ पर मेरे पास पावर होती, मेरे पास पावर होती और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं इन सभी के सामने खड़ा हो सकता, ये सभी मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। जाउची सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, किंगजू के पास, और किंगजू से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मेरा एक काम करना, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा और आंटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। किंगजू से कहती है ठीक है मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जाउची जैसे सेक्टर से बाहर जाने लगता है उसी वक्त जाओ लोगों से कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, जरा रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाउची से कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाओ लोगों से कहता है मेरी बात सुनो, ताकि सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जाओ किंग की तुम्हारे साथ शादी हुई है, यानी किंगजू की तुमसे शादी हुई है। इसने ये वाली शादी तुम्हारे फादर का एहसान का बदला चुकाने के लिए तुमसे की थी। अब की ये बात साबित हो गई है कि तुम उनके बेटे ही नहीं हो, तो फिर इसकी शादी तुम्हारे साथ वैलिड नहीं है। शादी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ होनी चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वो पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स देकर यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर उसके जितने भी कजिन्स होते हैं वो सारे भी चलाकर उसे एक ही बात कहते हैं, वो उसे कहते हैं हाँ तुम इस किंगजू से शादी करने के लायक नहीं हो, किंगजू यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करेगी, जल्दी से जल्दी पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से जल्दी वो पेपर्स निकालो, अपनी शादी के पेपर्स हमें दे दो, उनके ऊपर साइन करके इसको डाइवोर्स दो। जाउची अपनी जेब से शादी के पेपर्स निकालता है, उसे जैसे पहले से पता था, वो अपनी जेब में शादी के पेपर्स लेकर घूम रहा था। पेपर्स निकालना कहता है तो तुम्हें ये पेपर्स चाहिए लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है। किंगजू से कहता है किंगजू डार्लिंग तुम इनको अपने पास रखो, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो इन पेपर्स को यहीं पर जला दो या फिर फाड़ दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दरमियानी मसला है। मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर इस बारे में फैसला करेंगे तुम क्या चाहती हो या मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बने रहना चाहती हो तो इन पेपर्स को अपने पास संभाल कर रखना। जाउची वहाँ से चला जाता है। जाउची के चले जाने के बाद पैसेंजर काफी ज्यादा खुश होता है और अंदर अंदर ही सोच रहा होता है जाओ लोग ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर तो मुझे डबल फायदा हो रहा है, जाओलिंग भी मुझे मिल जाएगी, जबकि ये लड़की उस लड़के को डाइवोर्स दे देगी तो ये वाली लड़की भी मुझे मिल जाएगी, और मेरे पैट्रियार्च ने सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के साथ गलत करने से मुझे रोका था। अब जबकि ये शादी टूट गई है और ये लड़की कुंवारी हो गई है तो मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जाओ लोग जल्दी से आगे बढ़ता है और किंगजू से कहता है चलो जल्दी से इन पेपर्स को फाड़ दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक नया हस्बैंड मिल जाएगा। हमारे जाओ क्लैन में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से पेपर लेकर फाड़ने लगता है उसी वक्त किंगजू जल्दी से स्पीड से साइड पर हट जाती है और जाओ लोग से कहती है क्या तुम बहरी हो, क्या तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले यहाँ से क्या कहा था, उसने कहा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियानी मसला है और किसी भी बाहर वाले को ये फैसला करने का हक नहीं है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। जाओ लोग गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम अभी भी उस कचरे को हमारा हस्बैंड कह रही हो जबकि वो हमारे जाओ क्लैन का हिस्सा भी नहीं है। किंगजू से कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरी उसके साथ शादी हुई है, वो मेरा हस्बैंड है, क्या तुम्हें इस बात से कोई ज्यादा मसला है। मैसेंजर चिल्लाकर उसे कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये फैसला मैं करूंगा कि तुम उस लड़की को डाइवोर्स दोगे या नहीं। साथ ही वो अपने बटलर से कहता है जाओबा जल्दी से आगे बढ़ो और उस लड़की के हाथ से वो पेपर्स ले लो और उनको फाड़ दो। जाओबा उसे कहता है ठीक है जंग मास्टर, और जाओबा जल्दी से जंप करते हुए किंगजू के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसके हाथ से पेपर्स को लेकर फाड़ सके। किंगजू उनसे कहती है तो तुम लोग यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फोर्स को यूज करके भी तुम लोग मेरे हाथ से ये पेपर्स नहीं ले पाओगे। जाओबा जैसे ही हमारी किंगजू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है उसी वक्त उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस से कवर हो जाती है, वो आइस क्रिस्टल बन जाता है। सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसका वो पावरफुल बटलर मुझे देखकर कहता है जाओबा को पूरी तरह से बर्फ में क्रिस्टलाइन कर दिया गया, ये तो सिर्फ आइस पैलेस वाले लोग ही कर सकते हैं। यही बार किंगजू की मास्टर अपीयर होती है और उनसे कहती है जाओ सेक्टर वाले तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं, दिन दिहाड़े मेरी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन आइस पैलेस के डिसाइपल्स की शादी में इंटरफियर कर सकते हो। तो ये आईसी पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है, यानी कि उनकी 7 मास्टर्स हैं और उन 7 में से ये भी एक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका नाम जू जूली है। तो वो सभी लोग जू जूली को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारे जाओ क्लैन के लोग, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। वो लोग कहते हैं ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही है, देखो तो सही उसके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं है और वो हवा में है। जबकि पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर उसकी स्पेशल टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक है। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की अपनी ह्यूमनली मिस्टिक ग्राउंड तक पहुंच चुकी है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मास्टर का मुकाबला कर सके। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो रीइंकार्नेटेड की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची अपने जाओ क्लैन को छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो जाओ क्लैन का खून नहीं है। जबकि वो शादी के पेपर अपनी वाइफ किंगजू को दे जाता है, सभी लोग उसके हाथ से पेपर्स लेकर फाड़ना चाहते हैं ताकि इन दोनों की शादी टूट जाए। वहीं पर हमारी किंगजू की मास्टर आ जाती है क्योंकि 7 मेडन्स में से एक मेडन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हमारा मैसेंजर तो रहा ठरकी का ठरकी। वो जब उस मेडन को वहाँ पर देखता है यानी कि हमारी किंगजू की मास्टर को, तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो कह रहा होता है ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर खुद से मेरे पास चली आई है, खिलाकर उसे कहता है जल्दी
जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आज रात मेरे बिस्तर में तुम ही जाओगी। तब उसी वक्त उसका बटलर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर खुद ही मरो, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। कोई आम सी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर से है, जो कि ब्लू विंड एम्पायर में है, फ्रोस्ट पैलेस। ये फ्रोस्ट पैलेस की एक मेडन है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च भी इसके सामने नहीं टिक सकते, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी इस लड़की की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखो, और अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। मैसेंजर अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, क्या वाकई में किंग उस पैलेस की डिसाइपल है? मास्टर नीचे उतरने के बाद मैसेंजर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तो तुम सभी लोग मेरी डिसाइपल की शादी के पेपर्स को फाड़ना चाहती हो। मैसेंजर बेचारा बहुत डर जाता है और उसे कहता है, नहीं मास्टर, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। मैसेंजर क्वांगजुन वहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि अब किंग मुझे मिल सकती है, क्योंकि इसको हासिल करना तो अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उसकी नजर आंटी के ऊपर पड़ती है। आंटी क्योंकि वहाँ पर अपने डैड के पास खड़ी रो रही होती है। एक तो वो अपने ऊपर इल्जाम की वजह से रो रही है और दूसरा जाओची जहाँ से चला गया इसी वजह से वो रो रही है। तो क्वांगजुन आंटी की तरफ देखता है और कहता है, तो शुक्र है कम से कम किंग नहीं मिली, तो उसकी जगह पर दूसरी खूबसूरत लड़की तो यहाँ पर है। चलो मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी लड़की से काम चलाना पड़ेगा, आज रात मेरे बिस्तर में यही लड़की जाएगी। तो मास्टर अपनी डिसाइपल से कहती है, किंग क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है? शादी की पहली रात में तुम्हें लेने के लिए आई थी, तब तुमने कहा था कि तुम्हें एक महीना चाहिए, और आज पूरा एक महीना हो चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। क्वांगजुन उनकी बातें सुन लेता है। क्वांगजुन सोच रहा होता है, तुझे लड़की यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है, साथ ही सोच रहा था अपनी जल्दी से जल्दी इसको लेकर यहाँ से चली जाए, उसके बाद देखो मैं उस लड़की का क्या करता हूँ, यानी जाओलिंग का क्या करता हूँ। किंग अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं ग्रैंडपा और आंटी का ध्यान रखूंगी। मैंने इससे वादा कर दिया है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्वांगजुन भी इस बात से गुस्सा होता है, कहता है मैं क्या करूँ, ये तो यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा की केयर की बात कर रही है। मास्टर किंग से कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारे से सबका कोई भी ताल्लुक नहीं है, फ्रोस्ट पैलेस से स्पेशली जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, उन सभी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। क्वांगजुन फिर से खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, इसने बिल्कुल ठीक कहा, तो सिर्फ यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है, अब जल्दी से जल्दी अपनी डिसाइपल को ले और यहाँ से चली जाए। किंग जल्दी से अपनी मास्टर के सामने झुक जाती है और उसकी मिन्नतें करते हुए कहती है, प्लीज मास्टर मेरी बात को मान ले, इस बार इन दोनों की मदद कर दें, उसके बाद मैं आपके साथ फ्रोस्ट पैलेस में वापस जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगी और सिर्फ ट्रेनिंग करूंगी। मास्टर से कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारी आईसी पैलेस का रूल क्या है? आईसी पैलेस का डिसाइबल बनने के लिए रूल ये है कि तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए, कुल बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा नाम का हस्बैंड था, उसके रिश्तेदार भी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। किंग फिर से उसे कहती है, प्लीज मास्टर इस बार मेरी हेल्प कर दे, इन दोनों को बचा ले। मास्टर से कहती है, अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार कर देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जाओलोंग चिल्लाकर उसे कहता है, मेडन मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कर सकती। जाओलिंग के ऊपर हमारे कबीले में किसी चीज को चोरी करने का इल्जाम है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ये हमारे क्लैन का अपना मसला है, इसलिए तुम हमारे क्लैन के मसले में दखलंदाजी नहीं कर सकती। फ्रोस्ट पैलेस वाले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारी आईसी पैलेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हैंडबा चिल्लाकर जाओलोंग से कहते हैं, जाओलोंग तुम यहाँ पर जो बात कर रहे हो कि हमारा फैमिली का आपस का मसला है, तुम जाओलिंग को अपनी फैमिली समझते हो, तो फिर तुम यहाँ पर जाओलिंग के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए। तभी जाओलोंग कहता है, अगर इसने चोरी किया तो फिर इसको सजा तो मिलनी चाहिए, वहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि मैं भी इसका कजिन हूँ। आती जाओलोंग सोच रहा होता है, उठे खुसर को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी बेटी की परवाह करने वाला हूँ, मुझे तो बस जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, मैं तो इसकी बेटी को के बिस्तर के ऊपर छोड़कर आऊंगा। जबकि क्वांगजुन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, जाओलोंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लड़की आज रात मेरे बिस्तर पर आई ही आए। किंग की मास्टर से कहती है, ये तुम सभी लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा फैमिली का मसला है या नहीं, तुम्हारी फैमिली कोई फैमिली नहीं, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से हमारा फ्रोस्ट पैलेस इस सब में इंटरफियर करेगा, तुम लोग इनके साथ और कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सीन हमारे जाओची का दिखाया जाता है। जाओची गली में चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जाओची का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, लगता है कि इस लड़के को फिर से इसके सर्वेंट्स ने बुली किया है, फिर लगता है कि इसकी वाइफ ने इसको घर से निकाल दिया, ये तो एक कचरा था और कचरे का कचरा ही रहेगा। हमारा जाओची यहाँ पर फाइनली सीरियस होने वाला है। जाओची इसी बारे में सोच रहा था। जाओची कहता है, जाओलोंग तुमने तो हाथ ही पार कर दी, पहले तुमने मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की, उसके बाद तुमने जाओ क्वांगजुन के साथ मिलकर कोई केस में फंसा दिया ताकि तुम आंटी को जाओ क्वांगजुन के बिस्तर तक पहुंचा सको। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी और किंगजू की शादी तोड़ने के लिए भी ये सारा प्लान बनाया, पर से वहाँ पर सभी को सच्चाई बताकर मुझे फैमिली से बाहर निकलवा दिया। जाओची अपने पास से वही ट्रेजर वाली जड़ी बूटियां निकालता है जो कि उसे अपने गार्डन में से मिली थी। जाओची कहता है, मैं जाओची आज तुमने जो कुछ भी किया है उस सबका तुमसे बदला लूंगा, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जाओलोंग बेचारे को कोई ऐसी वैसी मौत नहीं मिलने वाली, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होगी। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जाओ क्लैन के बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। आज का दिन तो काफी ज्यादा लंबा और थका देने वाला था, शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। जाओलिंग जिसने मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया था उसे अब कैद कर लिया गया है और साथ में उसके फादर भी है। दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जाओलिंग ने उस मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया होगा? दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकल का अंधा हूँ? यहाँ पर अब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रियार्च ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और जाओलोंग भी सब में मिला हुआ था ताकि वो जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट हो सके। लोग यहाँ पर चुप है क्योंकि वो सभी लोग मैसेंजर क्वांगजुन से डरते हैं कि कहीं वो उनको मार न डाले। दूसरा गार्ड उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सबसे ज्यादा खुश है कि उस मेडन के यहाँ पर अपीयर होने के बाद जाओलिंग को अपनी मर्जी से साथ नहीं दे पाया। जाओलिंग को डंजन में बंद किया गया है। कहीं पर हमारे जाओची को भी दिखाते हैं। जाओची ने उस स्पेशल जड़ी बूटी को यूज किया है, उसने जड़ी बूटी को खा लिया है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इनविजिबिलिटी मिली है। जाओची वहीं पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है, मैंने स्पेशल मेडिसिन को खाया है, अब अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरह इनविजिबल रह सकता हूँ और यहाँ पर अपना बदला ले सकता हूँ। जाओची उन दोनों गार्ड के बीच से गुजरता हुआ आगे चला जाता है, वो अपने सेक्टर में वापस आ गया है। जाओची कहता है, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जाओची कहता है, मेरी वाइफ किंगजू ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, शादी के पेपर्स को भी नहीं फाड़ा और जाओलिंग को बचाने के लिए अपना
पूरा जी जान लगा दिया। जाओची कहता है हमारी फैमिली के रूल्स के मुताबिक जहाँ भी जिसको भी जेल में बंद किया जाता है उसे माउंटेन के पीछे वाली केव में बंद किया जाता है। इतना ग्रैंडपा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ग्रैंडपा भी लिटिल आंटी के साथ वहीं पर होंगे। जाओची कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जाओलोंग से बदला लेना है, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। पर जाओलोंग और जाओशेंग का सीन दिखाते हैं। जाओलोंग काफी ज्यादा पी चुका होता है, वो टल्ली होता है, जबकि जाओशेंग ने उसे सहारा दिया होता है और उसे वापस रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाओशेंग जाओलोंग से कहता है ब्रदर कल तुम जाओ सेक्टर की तरफ जा रहे हो, जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। जाओलोंग उसे कहता हालांकि मेरा प्लान फेल हो गया, फिर भी मैसेंजर को मेरी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा पसंद आई, वो मुझे कल अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जाओशेंग उसे लेकर उसके रूम में ले जाता है और जाकर उसे उसके बिस्तर पर लेटा देता है। जाओलोंग कहता है उस मेडन ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, लेकिन वो यहाँ पर कितने अरसे तक जाओलिंग की रक्षा कर पाएगी, वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगी। जाओशेंग उसे कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जाओलोंग उसे कहता है हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि मैंने मैसेंजर से ये बात का वादा किया था जाओलिंग उसे मिलेगी तो जाओलिंग उसे मिलकर रहेगी। कुछ ही महीनों के बाद मेडन ये सब कुछ भूल जाएगी और उसके बाद जाओलिंग को अपने साथ ले जाएगा। जाओशेंग उसे कहता है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओशेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जाओलोंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि कल वो जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने वाला है और वो वहीं पर सो जाता है। इसी वक्त हमारा जाओची उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है ये तो तुम्हारा सपना है कि तुम जाओ सेक्टर का मेंबर बनोगे, तुम्हारा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। अरे हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लिटिल आंटी को मैसेंजर को खुश करने के लिए उसके बिस्तर पर भेजने की? मुझे लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे। और हमारा जाओची अपने पास से खंजर निकालता है। जाओची कहता है कल का दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, और साथ ही वो अपने खंजर को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में खंजर को दंसाता है वो एक जबरदस्त चीख मारता है। जाओलोंग की चीख सुनने के बाद उसके फादर पैट्रिया जो कि अपने रूम में बैठी होती है उनको आवाज आती है, तो वो जल्दी से भागते हुए अपने बेटे जाओलोंग के रूम की तरफ जाती है। इसके साथ साथ फर्स्ट एल्डर भी होती है। ये सभी लोग जैसे उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं। जाओलोंग की बॉडी के अंदर खंजर दंसा होता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। उसके फादर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसे कहती है पैट्रिया तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है, चोट सिर्फ बैरूनी है। मैं अभी मेडिसिन हाउस में जाता हूँ और इसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, मेडिसिन की स्मार्ट से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर जल्दी से भागते हुए मेडिसिन हाउस की तरफ चले जाते हैं। जाओलोंग अभी होश में होता है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। हमारे फर्स्ट एल्डर मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, वो जल्दी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। कि उसी वक्त बाहर से मेडिसिन हाउस की तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है। मेडिसिन हाउस के अंदर आग लग जाती है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं ये क्या, यहाँ पर किसने आग लगा दी, जल्दी से आग को बुझाओ वरना सारी की सारी मेडिसिन जल जाएगी। इसी वो वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं। जाओलोंग अपने फादर से कहता है फादर मेडिसिन हाउस में आग लग गई है, अब आप मेरे लिए मेडिसिन कैसे लेकर आएंगे? पैट्रिया और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहाँ पर चाहता हूँ। उस आग को बुझाकर अंदर से कोई ना कोई मेडिसिन बचाकर ले आऊंगा। और वो भी जल्दी से भागते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। जाओलोंग दरवाजे की तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर? अचानक से अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर हमारा जाओची जाओलोंग के साथ क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओलोंग जख्मी हालत में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है, जबकि उसके डैड मेडिसिन हॉल से उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन हॉल के अंदर आग लगी होती है, वो भी जाओची ने लगाई होती है। जाओची उसी वक्त रूम के अंदर आता है। जाओलोंग कहता है कौन है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर डराना बंद करो, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। जाओलोंग चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो जाओची उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है बड़े भाई क्या तुम मुझे भूल भी गए? मुझे बात ठीक है कि मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे जो तो मैंने नहीं सोचा था। जाओलोंग उसे कहता है जाओची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर कैसे आए? फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार डालेगा। जाओची अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है बाहर तो इस वक्त तहलका मचा हुआ है, वो सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। जाओलोंग उसे कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे करीब मत आना। फिर जाओलोंग पहले से जख्मी है इसलिए वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। जाओची उसे कहता है रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया था अब से तुम्हारी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह चुका है, अब तुम मुझसे फाइट बैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। रही बात मेरे यहाँ पर होने की, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारे होश में होते हुए करना चाहता था। जाओलोंग उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जाओची जल्दी से अपने नाइफ को उसके बाजू में दंसा देता है, कहता है मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। जाओची अपने नाइफ को उसके बाजू के अंदर दंसाकर उसके बाजू को बेकार कर देता है। जाओलोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जाओची उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने की? अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी फैमिली के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। साथ ही जाओची अपने नाइफ को घुमाता है, उसकी आंखों के ऊपर चलाता है और उसको अंधा कर देता है। जाओलोंग बेचारा अंधा होने के बाद वहीं पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही हमारा जाओची नाइफ को उसकी जुबान के ऊपर चलाता है और उसकी जुबान भी काट देता है और कहता है अब तुम दोबारा कभी भी बोल नहीं पाओगे। और फिर साथ ही हमारा जाओची उसके नीचे अपनी नाइफ को चलाता है और उसके पीपी को भी काट देता है और कहता है तुम जिंदगी में कभी भी अपने पीपी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी किसी बच्चे का बाप बने। अगर किसी को पहले पीपी की समझ नहीं आई तो अब आ गई होगी। हमारे जाओची ने तो वाकई में बहुत ही बुरी तरह से बदला लिया है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बैक माउंटेन केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी आंटी को बंद करके रखा गया है। उसके फादर उसके पास ही होते हैं। आंटी अपने डैड से कहती है डैड आपको वापस चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, कहीं आप बीमार ना हो जाए। फादर उसे कहते हैं तुम्हें ऐसा
क्यों लगता है कि जब तुम यहाँ पर बंद हो तो मैं वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करूंगा। हालांकि यहाँ पर सजा सिर्फ तुम्हें दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने पूरे 15 साल तक तुम्हें पाल पोस का बड़ा किया, तुम्हें जेल में बंद नहीं देख सकता। आंटी उनसे कहती है, डैड चलो कम से कम मैं अभी तक जाओ क्लैन का हिस्सा तो हूँ। जाओची बेचारे को तो जाओ क्लैन से ही निकाल दिया गया है। यानी वो इस वक्त कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर घूम फिर रहा होगा। यानी उसके पास खाने को कुछ होगा या फिर उसके पास सोने के लिए कोई जगह होगी। उसी वक्त फादर को कुछ महसूस होता है, वो चिल्लाकर कहती है, कौन है जहाँ पर। तो उसी वक्त जाओची अंदर आ जाता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा आंटी ये मैं हूँ। जैसी जाओची को वहाँ पर देखती है यानी अपने आशिक को, तो वो भागती हुई जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है, जाओची क्या मैं सपना देख रही हूँ या तुम वाकई में वापस आ गए हो। ग्रैंडपा जाओची से कहती है, क्या फैमिली पैट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली में वापस आने दिया, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा वो कमीने मुझे यहाँ पर वापस कैसे आने दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पर चोरी छुपे आया हूँ। साथ ही मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छोड़कर आया हूँ, इसी वजह से वो मुझे नहीं ढूंढने वाले। यहीं से दूसरा सीन पैट्रियार्च का भी दिखाया जाता है। पैट्रियार्च उस मेडिसिनल हाउस के अंदर आग के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की जान बच जाएगी। वो भागते हुए रूम में वापस जाते हैं और कहते हैं, जाओ लोग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आया हूँ, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे वो रूम में जाते हैं तो वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जाओ लोग बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके चारों बाजू चारों टांगे वो बेकार हो चुकी है। न सिर्फ चारों टांगे और बाजू बल्कि उसकी जुबान भी काट चुकी है और साथ ही उसकी आंखें भी अंधी हो चुकी है। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तो चेहरा भी किसी ने बिगाड़ दिया, इसके चेहरे पर निशान बना दिया और साथ ही इसके पीपी को भी काट दिया है। फर्स्ट एल्डर पैट्रियार्च से कहते हैं, ये अभी तक जिंदा है लेकिन इसकी जिंदगी भी मौत से ज्यादा बदतर है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ वो जल्दी से अपनी गोकू वाली पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ किसने किया होगा, यहाँ पर इतना जालिम कौन हो सकता है जिसने मेरे बेटे की ये वाली हालत कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, कौन है, किसने ये सब कुछ किया। तो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उनकी पावर के प्रेशर से जब पीछे की तरफ बढ़ती है तो उनमें से एक लड़के की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च जरा दीवार के ऊपर देखो, यहाँ पर किसी ने एक नोट छोड़ा है। पैट्रियार्च उस दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, सुना है कि तुम्हारे बेटे को जाओ सेक्टर में चूज कर लिया गया है, तो मेरी तरफ से ये बुढ़े जुनहाइज पैट्रियार्च के लिए एक गिफ्ट है। पैट्रियार्च जैसे उस मैसेज को पढ़ते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जल्दी से दीवार के ऊपर पंच मारते हुए दीवार को ही तोड़ देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे के साथ सब कुछ किया, एक बार बस मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा उसी केव का दिखाया जाता है। केव के अंदर जाओची ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा जाओची की तरफ देख रहे होते हैं। जाओची ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लिटिल आंटी अभी भी उसके साथ चिपकी हुई है और उसके फादर दूर से खड़े जब सब कुछ देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जाओची आंटी को अपने से अलग करने के लिए उसे कहता है, आंटी क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया, मैं तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ से गया था, तुमको यहाँ पर मुझसे चिपके हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, पूरे 1 घंटे से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। आंटी उसे कहती है, कोई बात नहीं मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। ग्रैंडपा अभी भी उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जाओची कहता है, लगता है कि ये इसी तरह मुझे चिपकी रहने वाली है, जबकि ग्रैंडपा मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे कि मुझे कच्चा खा जाएंगे। जाओची पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपने से अलग कर दे। वो उसे कहता है, आंटी अब बस करो मैं थक गया हूँ। उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम थक गए हो या नहीं, किसने कहा था कि मुझे छोड़कर जाओ। जाओची उसे कहता है, आंटी ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं। जैसी वो सुनती है कि डैड उसके देख रहे हैं वो जल्दी से जाओची को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसे ज्यादा मिस कर रही थी इसी वजह से मैं इसके साथ लिपटी हुई थी। तो ग्रैंडपा सीधे पॉइंट पे बात पे आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तो जब मैं घर पे नहीं होता, जब मैं पास नहीं होता तब तुम दोनों यही कुछ करते हो। आंटी बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। जाओची सोच रहा होता है, इसने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने ये वाली बात करके ग्रैंडपा को शक डाल दिया है। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। वैसे भी मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम दोनों आंटी भतीजा नहीं हो, इसलिए तुम दोनों ये सब कुछ कर सकते हो। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं वहाँ भी पूछना चाहता था लेकिन आप जहाँ पूछ रहा हूँ मुझे ये बताएं कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, पहले मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी सीक्रेट को अपने अंदर ही दबाकर रख सकता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें जाओ फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को जानने का पूरा हक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फादर कौन थे। ग्रैंडपा उसे कहती है, तुम्हारे फादर का सरनेम जुन है। जाओची ये बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी सेकंड लाइफ में मेरा सरनेम जुन था, हमारी जाओची की सेकंड लाइफ में उसका नाम जुनची था। जाओची कहता है, लेकिन ये वाला नाम तो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बस इतना ही पता है कि उसका सरनेम जुन है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। यहाँ पर ग्रैंडपा जाओची को उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाले हैं जो कि आगे काफी ज्यादा इमोशनल भी है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, तुम्हारे जाओ फैमिली के फादर यानी कि मेरा बेटा जिंग एक बार एक एडवेंचर पर निकला हुआ था, रास्ते में उसका सामना कुछ बैंडिट्स के साथ हो गया। बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारे रियल फादर वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने काफी सारा एडवेंचर किया, वो काफी लंबे सफर पर गए। उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब उन दोनों का रास्ता अलग हुआ, तब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को स्वर्ण ब्रदर मान लिया। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के रास्ते अलग हुए काफी अर्सा गुजर गया। काफी लंबे अरसे के बाद मेरे बेटे की मुलाकात फिर से तुम्हारे डैड के साथ हुई, लेकिन इस बार तुम्हारी मॉम भी साथ थी और वो काफी ज्यादा जख्मी थे। पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें उठा रखा था, उस वक्त तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे। मेरे बेटे ने उन दोनों को अपने पास शेल्टर देने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हमारे पास रह सकते हैं, साथ ही उनके जख्मों को हील करने की भी ऑफर की, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स उसको खतरे में डालना नहीं चाहते थे। इसी वजह से यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा उन दोनों की मदद करना चाहता था क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता था कि तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे कौन लगे हुए थे। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उनका दुश्मन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी थे। बेटे ने आगे बढ़कर फैसला किया कि वो तुम्हें उनसे गोद ले लेगा। उसके बाद जिंग ने तुम्हें उनसे गोद ले लिया और वापस घर लेकर आ गया। उसके बाद से वो तुम्हारा बाप बन गया और मैं तुम्हारा ग्रैंडपा बन गया और तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ भी पता नहीं चला। ग्रैंडपा कहते हैं, तो मेरा बेटा जिंग तुम्हें अपनी गोद में उठाए मेरे पास लेकर आया और
और मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी जान बचा दूं, कि मेरे बेटे का अपना भी एक बच्चा था कि बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। मेरे बेटे जिंग को तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान को दांव पर लगाना पड़ा, उसका सैक्रिफाइस देना पड़ा। तो लोगों को पता चलता था कि अचानक से इसके पास दो बच्चे कहां से आ गए हैं। उसने अपने बेटे को मार डाला और बदले में तुम्हें अपना बेटा बना लिया। जिंग ने मेरे सामने इस बात के लिए भीख मांगी तो फिर मैं इस बात के लिए राजी हो गया। जिंग को अपनी दोस्ती बहुत ज्यादा अजीज थी। हालांकि तुम मेरे पोते के बलिदान के बाद जिंदा बचे हो, तो वजह से मैं तुम्हें अपने पोते की तरह ही प्यार करता हूँ। साउची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में मेरी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष बच्चे को अपनी जान गंवाना पड़ी। ग्रैंडपा से कहते हैं सिर्फ ये सब कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ ही अर्सा के बाद तुम्हारे फादर यानी कि जिंग मेरा बेटा, उसके पीछे भी असैसिन्स लग गए और उन असैसिन्स ने मेरे बेटे जिंग को मार डाला। बाद में मुझे पता चला कि वो सारे असैसिन्स वही लोग थे जो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के पीछे लगे हुए थे। वो असल में मेरे बेटे जिंग से तुम्हारे फादर की लोकेशन के बारे में जानना चाहते थे। साउची कहता है तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर रियल साउची को मारा नहीं जाता और उसकी जगह पर मुझे साउची नहीं बनाया जाता तो अंकल साउ जिंदा होते। अंकल साउ को जब असैसिन्स ने मार डाला तो उनकी वाइफ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस वजह से उसी दिन उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद हमारी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा उदास रहने लगी, क्योंकि उसने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया। इसी वजह से इसी उदासी की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो भी मर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ग्रैंडपा जो कि इस वक्त अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हाई लेवल पर हैं, ज्यादा मिस्टिक पावर होने की वजह से उन्हें जवान होना चाहिए था, लेकिन मेरी परेशानी की वजह से उनके बाल सफेद हो चुके हैं। ग्रैंडपा ने मुझे छोड़ा नहीं, हालांकि मेरी मेडियंस ब्लॉक थी। मैं फैमिली के लिए सिर्फ एक कचरा था और उनका रियल बेटा भी नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे अपने पोते की तरह पाला पोसा। मुझे कहता है जाओ फैमिली का मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान है और वो जल्दी से ग्रैंडपा के सामने अपने घुटने टेक देता है और वहीं पर अपना माथा रगड़ते हुए कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने जाओची की दुख भरी कहानी सुनी थी, कैसे जाओची की जान बची और जाओची कैसे जाओ क्लैन का हिस्सा बना। जाओची अपने घुटने टेक देता और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपकी फैमिली के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हें सबका ब्लेम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं मेरा बेटा तुम्हें बचाने में कामयाब रहा, जिस तरह उन्होंने मेरे बेटे को टॉर्चर करके उसकी जान ली। तुम्हारे फादर के बारे में जानना चाहते थे, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी वहीं पर कहीं पर जिंदा हैं, बस उन्हें जाकर कहीं पर ढूंढना होगा। अब इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर अभी तक जिंदा हूँ। ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक जिंदा हो। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे बताया था कि वो असैसिन तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं। फादर साउची को बताते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे इसलिए लगे हुए थे कि उनके पास एक डिवाइन ट्रेजर था जिसको डिवाइन ट्रेजर ऑफ जॉन्टियान कहते हैं। साउची ये नाम सुन के काफी हैरान होता है। साउची कहता है मैंने 2 जिंदगियां जी है, लेकिन मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में कभी भी जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं सुना। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं मुझे भी इस डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये बहुत ही पावरफुल डिवाइन ट्रेजर है जो फॉरबिडन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। साउची ग्रैंडपा से कहता है मैं जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। आंटी आगे बढ़ती है और साउची से कहती है साउची तो क्या वाकई में तुम मुझे फिर से छोड़कर जाने वाले हो। उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं 3 साल के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर वापस आऊंगा तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए। अब मैं वापस आऊंगा तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा कि साउथ सेक्टर वाले मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे और मुझसे कहेंगे कि हम लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं। इसके बाद वो सभी लोग खुद तुम्हें यहाँ से आजाद करेंगे। आंटी उसे कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भी आजाद नहीं होना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, तुम जहाँ भी रहो ठीक रहो। साउची उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपना ध्यान तो रखूंगा। वो उसके कान में कहता है लेकिन मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है, क्या तुम उस वादे को भूल गई हो। उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे याद आता है साउची ने अपनी शादी की पहली रात के नीचे बैठकर उसे कहा था कि अगर तुम मेरी आंटी नहीं होती तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। तो आंटी इस बात को सोचने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। अब जबकि ये दोनों भतीजा और आंटी नहीं है तो फिर इन दोनों की शादी हो सकती है, तो बस हमें इन दोनों की शादी का इंतजार करना है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जिया मैनर का दिखाया जाता है, यानी किंगजू के फैमिली का। किंगजू अपनी फैमिली अपने छोटे भाई और अपने फादर से मिलने के लिए आती है। उसकी मास्टर से कहती है तो क्या तुमने अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दिया। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है हाँ मैंने अपने छोटे भाई और अपने फादर को गुड बाय बोल दिया है, अब हम लोग जा सकते हैं। तो मास्टर किंगजू से कहती है कल हम दोनों यहाँ से मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक को यूज करते हुए चले जाएंगे। मैं तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखाऊंगी, इस टेक्निक की मदद से हम दोनों उड़ते हुए यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी की पावर के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती हूँ। अपनी मिस्टिक पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है। वो उसे कहती है अपने मन को शांत करो, इस सांस को रोक लो और साथ ही अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करो। मास्टर जैसे अपनी मिस्टिक पावर्स को किंगजू की बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है वो बहुत सा हैरान हो जाती है और उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। उसे कहती है मास्टर क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं। उसे कहती है मुझे ये बताओ मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं थी तुमने अपनी बॉडी के साथ कुछ टैंपरिंग तो नहीं की। किंगजू भी अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। मास्टर से कहती है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक इंसान की बॉडी के अंदर टोटल 54 मिस्टिक मेरिडियंस होती हैं। एक इंसान की बॉडी के अंदर वो जितने ज्यादा
मैडियन पॉइंट्स को अनलॉक कर सकता है, उसकी मिस्टिक पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती हैं, उसके पास लेवल अप करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास मैडियन पॉइंट्स अनलॉक होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पोटेंशियल होगी। एक इंसान जिसको हम जीनियस मानेंगे उसके पास टोटल 15 मैडियन पॉइंट्स अनलॉक्ड होती हैं, उसे हम जीनियस कहते हैं। जो अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, आपने कहा था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरी बॉडी के अंदर टोटल 21 मिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि अनलॉक हो चुके हैं, इसी वजह से मेरी पोटेंशियल बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। लेकिन अब आप यहाँ पर इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मास्टर से कहती है, मैंने कहा था कि तुम्हारी बॉडी में 21 पॉइंट मेरिडियंस हैं जो कि अनलॉक है, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है। किंग अपनी मास्टर से कहती है, तो मास्टर अब मेरी बॉडी में कितनी ज्यादा मेरिडियंस हैं जो अनलॉक्ड हैं? मास्टर खुश होकर उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मिस्टिक मेरिडियंस हैं वो अब ग्रो होकर ह्यूमनली मिस्टिक मेरिडियंस तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर टोटल 54 मेरिडियंस पॉइंट्स हैं, वो सारी की सारी अनलॉक हो चुकी हैं। किंग हैरान होकर मास्टर से कहती है, लेकिन मास्टर से कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि जिसकी बॉडी के अंदर टोटल 54 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक हो जाती हैं वो एक गार्ड बन सकता है, यानी कि वो गार्ड लेवल तक पहुंच सकता है। मास्टर से कहती है, हाँ मैंने तुम्हें ऐसा कहा था और ये बात अभी भी सच है। ये बताओ कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है जिसकी वजह से ये सारी मेरिडियंस अनलॉक हो चुकी हैं? वक्त किंग को याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक अप्लाई की थी और उसे कहा था कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा दूंगा। वाकई में उसकी एक्यूपंक्चर टेक्निक काम तो नहीं कर गई, लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में मास्टर को तो नहीं बता सकती। मास्टर किंग से कहती है, किंग तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि तुम्हें कुछ इस बारे में पता है, मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे किया तुमने? जो मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे एक गॉडली फिजिशियन मिला था, वो एक वाकई में बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसने एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी फालतू की पावर थी उस सारी को निकाल दिया ताकि मेरी एनर्जी बढ़ सके, और साथ ही उसने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर दिया होगा। लेकिन उस मास्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा इलाज किया और वो चला गया। किंग जो सोच रही होती है, ये पावर वाकई में बहुत ज्यादा महान है, अगर जाओची के बारे में इन मास्टर को पता चल गया, खबर बाहर फैल गई तो सभी लोग जाओची के पीछे लग जाएंगे। मास्टर से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वाकई में वो एक गॉडली फिजिशियन था वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ये किसी का इलाज करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मास्टर से कहती है, चलो ठीक है फिलहाल के लिए सो जाओ, कल हम लोग अपने फ्रोस्ट पैलेस के लिए निकलेंगे। मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद किंग अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। किंग कहती है, जाओची तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दे दिया है जिसकी मदद से मैं गॉड लेवल तक पहुंच सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि इतने ज्यादा खास गिफ्ट के बाद मैं सारी जिंदगी तुम्हें भूल सकती हूँ, जबकि तुम्हें तुम्हारे जाओ क्लैन से निकाल दिया गया है, पता नहीं इस वक्त तुम कहाँ पाओगे और किस हाल में होगे। हमारा जाओची फिर से इनविंसिबल होने के बाद अपने जाओ क्लैन से बाहर निकलता है और कहता है, एंपा आंटी मैं जाओ क्लैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाओ सेक्टर के लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा और तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। जाओची कहता है, तो आज के बाद जाओची मर चुका है, आज के बाद मेरा नाम युनची होगा, अब से मैं जाओची को युनची ही कहूंगा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त एक रिमोट एरिया में एक टैवरन होता है, एक होटल, जिसके अंदर हमारा क्वांग जुन बैठा होता है अपने बटलर्स के साथ, वहाँ पर खाना खाने और शराब पीने के लिए बैठा होता है। क्वांग जुन अपने बटलर से कहता है, आखिर हमें वापस पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा सेक्टर कितना ज्यादा दूर रह गया है। उसका बटलर उसे कहता है, सर अभी हमें तकरीबन 1000 मील और ज्यादा सफर तय करना है, अभी तो बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। क्वांग जुन गुस्से के साथ उनसे कहता है, मैं इस होटल में नहीं रुकना चाहता, एक सेकंड के लिए भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई परिंदा भी यहाँ पर आकर पॉटी करना चाहेगा, ये एक बहुत ही गंदी जगह है, ऊपर से इन लोगों ने मुझे कितनी ज्यादा घटिया वाइन दे दी है, क्या ये इंसानों के पीने लायक भी है? तो बटलर उसे कहता है, सर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ एक ही होटल है जहाँ पर वाइन मिलती है, इसके अलावा होटल ही नहीं है। यहीं पर होटल के दरवाजे के ऊपर एक बैंडिट आकर किक मारता है, तो ये बैंडिट्स की गैंग होती है जो कि अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जल्दी से जल्दी हमारे लिए अच्छी सी वाइन लेकर आओ। वहाँ पर होटल के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो उन बैंडिट्स को देखकर कहते हैं, ये लोग तो सिल्वर ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप से हैं। तब दूसरा कहता है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, जहाँ भी जाते हैं बस मुफ्त की चीजें उठा लेते हैं, जिसको चाहे उसको मार देते हैं। तीसरा उसे कहता है, सर ऐसा बात करो, अगर उसने सुन लिया तो हमें भी मार डालेगा। तो सभी लोग जाकर अपनी टेबल पर बैठते हैं, तो वहीं पर उसके बॉस का साथी उसे कहता है, बॉस वहाँ पर देखो वो चिकना लड़का बैठा हुआ है, सर उसके कपड़े तो देखो, लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से है। तो उनका बॉस कहता है, हाँ मुझे उसके कपड़े देखकर तो लगता है कि उसके कपड़े भी काफी ज्यादा महंगे होंगे, चलो जल्दी से जाकर उसको लूटते हैं, उसके कपड़े भी उससे छीन लेते हैं, ये तो काफी महंगे बिकेंगे। क्योंकि उसका बटलर भी उन सभी की तरफ गुस्से से घूर घूर कर देख रहा होता है। उनको भी पता होता है कि वो बैंडिट्स उसी की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। वो अपने बटलर से कहता है, जाओबा ये सभी कुत्ते बिल्ले यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं, जाओ जाकर इनको उठाकर बाहर फेंक दो, ये लोग यहाँ पर आराम से बैठकर ड्रिंक भी नहीं करने दे रहे। जाओबा उसकी बात सुनने के बाद अपनी गर्दन को चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है कि वो उनको उठाकर बाहर फेंक सके। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन युनची का दिखाया जाता है। हमारा युनची इसी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। युनची कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि मेरे पास मिस्टिक पावर्स नहीं है, पता नहीं मैं कितनी देर तक इस वीक बॉडी के साथ टिक पाऊंगा। उसके पास एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर एक नाम लिखा होता है, सी कॉन्ग। युनची कहता है, ग्रैंडमा ने वहाँ से निकलने से पहले मुझे ये टैबलेट दिया था जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। ग्रैंडमा ने कहा था कि मुझे इस बंदे को ढूंढना होगा, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन इस बंदे को ढूंढने के लिए पहले मुझे न्यू मून सिटी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि न्यू मून सिटी कहाँ पर है? साथ ही वो अपने पास एक नेकलेस भी निकालता और कहता है, ग्रैंडमा ने कहा कि जब मेरे फादर मुझे जिसके पास छोड़कर गए थे, नेकलेस मेरे गले में था। ग्रैंडमा ने कहा कि ये नेकलेस को देखकर मेरे पेरेंट्स मुझे पहचान जाएंगे कि मैं उनका बेटा हूँ। युनची कहता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे पास पीने को कुछ भी नहीं है, अगर मुझे पीने को जल्दी से कुछ नहीं मिला तो मैं तो यहीं पर मर जाऊंगा इस सीकों को ढूंढने से पहले ही। यहीं पर चलते चलते उसे सामने वो होटल दिखाई देता है। युनची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, ये तो एक होटल है, लगता है कि मेरी जान बच गई, और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उस होटल की तरफ चला जाता है। सीन में होटल के अंदर का दिखाया जाता है। जाओबा आगे बढ़ता है और उन सारे बैंडिट्स को बहुत ज्यादा पीटता है, उठाकर बाहर फेंक देता है, जबकि होटल के अंदर जो बाकी कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इस जंग मास्टर के गार्ड्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने सिल्वर मर्सिनरी गैंग को उठाकर बाहर फेंक दिया। जाओबा वापस आता है, क्वांग जुन से कहता है, मास्टर मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। जुन से कहता है, हाँ अब मुझे सुकून मिला, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है, कोई भी बात नहीं करेगा। तो दरवाजा फिर से खुलता है और हमारा युनची अंदर आता है और उनसे कहता है, जल्दी से
मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लेकिन जैसे ही जुनची की नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वो उन गार्ड्स और क्वांग जुन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो आगे क्या होने वाला है तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने युनची को देखा था। युनची भागता हुआ उस होटल के अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और मैनेजर से कहता है मेरे लिए जल्दी से जल्दी वाइन लेकर आओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। इस जंग मास्टर को ड्रिंक करना है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर क्वांग जुन और उसके गार्ड दिखाई देते हैं। वो वहीं पर एक लंबी सांस लेता है और कहता है काफी दिनों के बाद तुम लोगों को देख रहा हूँ, कैसे हो तुम लोग। तब ये क्वांग जुन उसे कहता है हाँ हम लोग काफी दिनों के बाद देख रहे हैं, पूरा एक दिन गुजर चुका है, कल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, हमने तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला था और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जाओची उसे कहता है अगर ऐसी बात है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी गुस्से में हो तो तुम लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय करो। हमारा जाओची जल्दी से बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। क्वांग जुन कहता है इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। पहले मैं इसकी वाइफ के साथ मजे करना चाहता था लेकिन वो भी नहीं हो सका, फिर इसकी आंटी के साथ और वो भी नहीं हो सका। वो जाओबा से कहता है जाओबा जल्दी से इसके पीछे जाओ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को कोई आसान मौत ना मिले। जाओबा अपने मास्टर से कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। तो युनची बड़ी स्पीड से भागता हुआ जा रहा होता है। युनची कहता है ये तो मेरी फूटी किस्मत, मेरा सामना इनके साथ कहाँ से हो गया, लगता है कल मैंने इनको कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जल्दी से भागना होगा। जाओची अपने हीमनली पॉइजनस बीड की तरफ देखता और कहता है इसके अंदर जितना पॉइजन था वो तो मैंने पहले से यूज कर लिया है, ये सिर्फ एक स्टोरेज रिंग की तरह ही काम कर रहा है, मेरे पास सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। जाओची कहता है लेकिन कम से कम मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां तो हैं, मैं अपनी गार्डली फिजिशियंस के मेथड को यूज करते हुए इन जड़ी बूटियों की मदद से कोई पॉइजन वाला पाउडर बना सकता हूँ, जिस पाउडर को मैं जाओबा की आंखों में फेंककर जहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए। जैसे जाओची अपने पीछे देखता है तो जाओबा उसके सामने खड़ा होता है। जाओची कहता है मुझे सिर्फ 4 सांस का टाइम चाहिए, लेकिन ये मुझे इतना टाइम कहाँ से देगा। जाओबा युनची से कहता है मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम्हें हेल में बेच कर आऊं। जाओची उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए पाउडर बनाने के लिए। वो उसे कहता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। तो जाओबा जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हमारे जाओची से कहता है हालांकि मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करके मारूं, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है अरे रुको ऐसा मत करो, मुझे तुम टॉर्चर करो, मुझे टॉर्चर होना बहुत पसंद है, पहले मुझे टॉर्चर करो उसके बाद मुझे मारना। जाओची के पाउडर को बनने में भी काफी टाइम होता है। जाओबा उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जाओबा की तलवार जैसी हमारे जाओची के करीब पहुंच जाती है उसी वक्त उसके हाथ के अंदर जो हीमनली पॉइजनस बीड होता है उसके अंदर से रोशनी निकलती है और उसी के साथ में ब्लड दिखाया जाता है। तो हीमनली पॉइजनस बीड के अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है। ये वही छोटी लड़की है जो कि पिछली 5वीं एपिसोड में इसके हीमनली पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी। ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़की बाहर निकलते ही जाओबा के पूरे बाजू को उखाड़ देती है। जाओबा इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी लड़की मेरा बाजू कैसे काट सकती है। जाओबा सामने की तरफ देखता है तो मोली के हाथ में उसका कटा हुआ बाजू होता है। तो इस लड़की का नाम मोली है जो कि ये बाद में बताएगी। तो हमारी मोली जाओबा के कटे हुए बाजू को उसके सामने फेंक देती है। जाओची भी डर के मारे पीछे गिर जाता है। जाओची कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे याद है ये वही छोटी लड़की है जो कि मेरे पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाओबा काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है और साथ में काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक छोटी सी लड़की के हाथों अपना बाजू कैसे कटवा सकता हूँ। मौली जैसे यहाँ पर ये बात सुनती है कि जाओबा से एक छोटी लड़की कह रहा है, वो वहीं पर अपना मुंह खोलती है और एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हो। जैसे वो चीख मारती है तो उसके मुंह के अंदर से जो तरंगे निकलती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, जाओबा की ऊपर वाली बॉडी के ऊपर कट्स लगना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर जाओबा की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। हमारा युनची जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है क्या वाकई में ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसने जाओबा जैसे पावरफुल एक्सपर्ट के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लगता है कि मैंने उस दिन वाकई में एक रियल ट्रेजर को उठा लिया है, ये तो वाकई में एक ट्रेजर है। साथ ही जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तब ये मेरे हीमनली पॉइजनस बीड के अंदर गई थी, तब इसकी बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं थे, तो उस वक्त मैंने भी इसके बारे में कुछ गलत सोचा था, अगर इसको ये बात पता हुई तो ये तो मुझे भी मार डालेगी। जाओची वहीं से खिसकने की कोशिश करता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। जाओची कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जब ये दूसरी तरफ देख रही है। लेकिन उसी वक्त मोली अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मोली चिल्लाते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है ये गॉड स्लेइंग पॉइजन ये बहुत ज्यादा बुरा है और मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद इसने मेरी पावर्स को कंज्यूम किया है, अब मेरे पास बहुत ही कम पावर्स रह गई हैं। इतनी कम पावर्स के साथ जब भी मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन फिर से फैल जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वापस मुड़ आता है और मोली के पास आकर उसे कहता है छोटी लड़की क्या तुम ठीक हो। मोली भी उठकर खड़ी हो जाती है और जाओची से कहती है मुझे लगा कि तुम यहाँ से भागने वाले हो, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। जाओची उसे कहता है नहीं मैं तो नहीं भाग रहा था, मैं तो बस पीछे की सीनरी को देख रहा था कि कितनी खूबसूरत सीनरी है। जाओची उसे कहता है तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हें बहुत ही पावरफुल पॉइजन दिया गया है और तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है सबका तुमसे क्या ताल्लुक है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हीमनली पॉइजनस बीड तुम्हारे जैसे कचरा इंसान को अपना मास्टर चुनेगा। इस डिवाइन ट्रेजर की अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म तो नहीं होगी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को अपना मास्टर चूज कर लिया। उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है तो क्या वाकई में ये एक डिवाइन ट्रेजर है, ये हीमनली पॉइजनस बीड ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो ये अपना मास्टर चुन सकता है, तो क्या इसने मुझे अपना मास्टर चुना है। अगर ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो इस जैसे और भी डिवाइन ट्रेजर्स हो सकते हैं, इसी के जैसा डिवाइन ट्रेजर जांटियान का डिवाइन ट्रेजर भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स के पीछे असैसिन
लाइसेंस लगे हुए हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन क्वांग शुन का भी दिखाया जाता है। क्वांग शुन अपनी सारी डिशेस खा लेता है और कहता है कि यहाँ पर जितनी भी डिशेस थी वो सारी खा ली और सारी वाइन को भी पी लिया, लेकिन जाओबा अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो भी सिर्फ एक कचरे को मारने में। लगता है कि वो उसका पीछा करते करते रास्ता भटक गया होगा। वो अपने दूसरे बटलर से कहता है जाओजियो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। जाओजियो से कहता है ठीक है मास्टर, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में मॉली डिवाइन ट्रेजर्स के बारे में बता रही होती है। जाओजी को डिवाइन ट्रेजर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हारे पास जो ह्यूमनली पॉइजनस बीड है ये 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से 5वें नंबर पर आता है। टोटल 7 डिवाइन ट्रेजर्स हैं। इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फिनिट स्पेस है। इसके अलावा इसकी एक और स्पेशल ह्यूबी ये है कि ये किसी के भी किसी तरह के पॉइजन को भी हील कर सकता है। इसके अलावा इसी को यूज करते हुए तुम बहुत सारी जड़ी बूटियों की मदद से बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पॉइजनस मेडिसिन बना सकते हो। आज से 3300 साल पहले ये वाला डिवाइन ट्रेजर इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ था। जब ये ट्रेजर अपीयर हुआ उस वक्त वहाँ पर क्योस मच गई। सभी लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए मारे गए। फाइट के दौरान जब बहुत सारे लोग मारे गए तब से अचानक से डिवाइन ट्रेजर वहाँ से गायब हो गया और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। 3300 साल के बाद मैं आज दोबारा इस डिवाइन ट्रेजर को देख रही हूँ। अभी तुम्हारे जैसे कचरे की बॉडी के साथ बाइंड हो चुका है। ताऊजी से कहता है मुझे लगता है कि ये ह्यूमनली पॉइजनस बीड ये फीमेल होगा। मेरे जैसे हैंडसम लड़की को देखकर ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और ये मेरी बॉडी के अंदर चला गया। मोली जल्दी से आगे बढ़ती है और जाओजी को उसके गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है प्रिंसेस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हारे साथ चिट-चैट कर सके। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि या तो ह्यूमनली पॉइजनस बीड को मुझे दे दो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे हाथों से मारे जाओ। जाओजी उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। अगर तुम मुझे मार सकती होती तो तुमने मुझे कब का मार दिया होता। तुम मुझे मारना नहीं चाहती क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम भी मारी जाओगी। अगर तुम मुझे मारना चाहती तो तुम यहाँ पर बाहर निकलकर मेरी हेल्प नहीं करती। मोली उसे कहती है यहाँ पर तुम कहना क्या चाहते हो। जाओजी उसे कहता है सीधी और साफ बात तो ये है कि तुम मुझे यहाँ पर ना तो मार सकती हो ना ही मरने दे सकती हो, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी। जाओजी उसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गॉड स्लेइंग पॉइजन है जिसकी वजह से उस पॉइजन से निपटने के लिए ह्यूमनली पॉइजनस बीड की जरूरत है और तुम मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी ताकि तुम उस पॉइजन को सप्रेस कर सको। क्योंकि ह्यूमनली पॉइजनस बीड ने मुझे अपना मास्टर माना है, वजह से तुम्हें मेरा ब्लड पीना पड़ा। जब तुमने मेरा ब्लड पिया तो तुम आसानी से मेरी बॉडी के अंदर आ जा सकती हो। ह्यूमनली पॉइजनस बीड तुम्हें मेरी बॉडी का एक हिस्सा समझता है, इसी वजह से तुम मेरी बॉडी के अंदर बाहर आ जा सकती हो। ह्यूमनली पॉइजनस बीड साथ साथ तुम्हारे पॉइजन को भी क्योर करता है। ये ह्यूमनली पॉइजनस बीड सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना मास्टर समझता है और तुम चाहकर भी इसकी मास्टर नहीं बन सकती। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा ह्यूमनली पॉइजनस बीड मेरी बॉडी के साथ ही खत्म हो जाएगा, इससे तुम भी मरोगी। लेकिन अगर सिर्फ तुम मरती हो तो इससे मेरी बॉडी के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ताऊजी उसे कहता है तो अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर से ह्यूमनली पॉइजनस बीड को निकाल कर भी तुम्हें दे देता हूँ तब भी तुम मरोगी, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉइजनस बीड तुम्हें कभी भी अपना मास्टर नहीं मानेगा। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसकी गर्दन को छोड़ देती है और कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, तुम तो काफी समझदार हो। जाओजी उसे कहता है छोटी लड़की है, क्योंकि जाओबा को यहाँ पर मार दिया है। क्वांग शुन बहुत ही जल्दी किसी दूसरे बंदे को यहाँ पर जाओबा को ढूंढने के लिए भेजेगा। जब वो दूसरा बंदा यहाँ पर आएगा तो क्या तुम उसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। मोली उसे कहती है उन सब का मुझसे क्या ताल्लुक, वो तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जाओजी उसे कहता है जरा याद करो तुम मेरे ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर रहती हो और मैंने अभी तक तुमसे ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर रहने का किराया भी नहीं वसूला, जबकि वो लोग मेरे दुश्मन है और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पीट सकती है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, इसे अपना रेंट ही समझ लो। जाओजी उसे कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दोगी तो मैं इसको हाँ ही समझूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है मेरा नाम मोली है। उसे कहता है तो मोली का मतलब होता है जैस्मीन फ्लावर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और खूबसूरत फ्लावर हो, हमारा नेम तो वाकई में तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ फिट है। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डेलिकेट और प्योर फ्लावर हूँ, बिल्कुल एक खूबसूरत जैस्मीन फ्लावर की तरह। ताऊजी उसे कहता है तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा। मोली उसे कहती है हाँ तुमने बहुत ज्यादा गलत कहा, चलो जरा खुद ही इसको इमेजिन करके देखो। साथ ही मोली उसे कहती है मेरी आंखों में देखो और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है जाओजी के इर्द-गिर्द बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है। जाओजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट है। जाओजी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन इसके पास इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा कैसे निकल सकता है, इसने कितने सारे लोगों की जान ली होगी तब जाके इसके पास इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट आया है। मोली जाओजी से कहती है तो अब तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें अभी मैं एक जैस्मिन फ्लावर की तरह लगती हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्योर और डेलिकेट है। जाओजी से कहता है नहीं अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी प्योर और डेलिकेट नहीं लगती, मुझे तुम एक जैस्मिन फ्लावर लगती हो जिसके ऊपर सिर्फ ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड से रेड हो चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे मोली ने एक वाले गार्ड को मार दिया था जिसका नाम जाओबा होता है और क्वांग शुन अपने दूसरे गार्ड जिसका नाम जाओजी होता है वो उसे भेजता है जाओ जाकर जाओबा को ढूंढ कर लाओ। मोली और जाओजी दोनों बाहर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त जाओजी वहां पर पहुंच जाता है। जाओजी जैसे वहां पर पीछे आकर खड़ा होता है, जाओजी पीछे की तरफ देखता कहता है कौन है वहां पर। जाओजी मोली को देखकर शर्माना शुरू कर देता है, जाओजी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोली से कहता है मोली तो क्वांग शुन का आदमी है, उसने अपने दूसरे गार्ड को यहाँ पर बदला लेने के लिए भेज दिया है, चलो जल्दी से इसका कुछ करो। पहले की वो अपने तीसरे गार्ड को यहाँ पर भेज दे, वो वाला बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही जाओजी कहता है लेकिन इसके साथ मसला क्या है, ये जहाँ पर हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा और साथ इसको देखो तो सही इसका रिएक्शन कैसा है। जाओजी साथ साथ लाट टपका रहा होता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है। क्वांग शुन ने इस खूबसूरत लड़की को देख लिया तो वो इसको गंदा कर देगा, उससे पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। जाओजी लाट टपकाते हुए आगे बढ़ता कहता है मैं अपने यंग मास्टर को ये लड़की गंदी नहीं करने दूंगा, ये तो मेरी है, मैं इसके साथ मजे करूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जबकि जाओजी उसी वक्त रिस्पेक्ट देते हुए कहता है इस बेचारे का तो काम तमाम हो चुका है क्योंकि इसने यहाँ पर मोली के सामने जो बातें ऊंची आवाज में कह दी, इसे तो पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। मोली भी अपने हाथ को सामने की तरफ करती है, वो
अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, वो अपने मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती है। जाओ जी जो कि सामने खड़ा होता है उसके चेहरे के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर बल्कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और इन क्रैक्स के साथ उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है। सिर्फ मोली ने यहाँ पर दूसरे पावरफुल गार्ड को भी मार दिया है, लेकिन दूसरे वाले गार्ड को मारने के बाद मोली फिर से वहीं पर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि जब जब वो अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करती है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जाता है। जाओ जी आगे बढ़ता है और उसे कहता है लगता है कि ये पॉइजन तुम्हारी सोल तक पहुंच चुका है, अगर तुम दोबारा यहाँ पर मिस्टिक पावर्स यूज करोगी तो तुम मर भी सकती हो। मोली उसे कहती है तो इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरे मरने से तुम थोड़ी मरने वाले हो। जाओ जी जल्दी से अपने हाथ को उसकी कमर पे लगाते हुए अपने हीमली पॉइजन बीड को यूज करते हुए उसको हील करना स्टार्ट करता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे हीमली पॉइजन बीड को यूज करना है तो तुम डायरेक्टली मुझे ये बात क्यों नहीं कहती, तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो। मोली उसे कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस तुम्हारे जैसे कचरे से कभी मदद की भीख नहीं मांगेगी। जाओ जी उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से मरना। जैसे हमारा लिनबैंग पीछे की तरफ मुड़ता है मोली जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। जाओ जी उसे कहता है ये क्या कर रही हो, जरा आराम से, तुम मेरा सारे का सारा ब्लड ना निचोड़ लेना। तो नेक्स्ट सीन हमें 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद मोली फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है कि हमारे जाओ जी की तरफ दिखाते हैं। जाओ जी ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसने उसका काफी सारा ब्लड पी लिया होता है। जाओ जी उसे कहता है कहीं तुम्हारा ज़ोडिएक साइन डॉग तो नहीं है, तुम्हें इस बाइट करने का कुछ ज्यादा शौक है। मोली जाओ जी से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहुत बड़े कचरे हो, बेकार इंसान हो, तुम्हारे पास मिस्टिक पावर्स ही नहीं है, तुम अपने आप को बचा सको, तुम्हें बचाने के लिए मुझे बार बार अपनी हालत खराब करना पड़ रही है। जाओ जी चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे कचरा कह रही हो, तुम कहती हो कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, अगर मैं इतना ही बेकार हूँ फिर मैंने 2 बार तुम्हारी जान कैसे बचाई, तो मैं यहाँ पर नहीं होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उसके बाद जाओ जी उसे कहता है अच्छा ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी मिस्टिक मेडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकूं, ताकि तुम्हें दोबारा से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालना पड़े। मोली उसे कहती है तुम्हारी मेडियंस तुम्हारे बचपन से ही ब्लॉक कर दी गई है या फिर तोड़ दी गई है, तो तुम उनको रिपेयर कर भी लेते हो तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तुम एक कचरा ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी मिस्टिक पावर्स नहीं है और ना ही वो किसी काम की है। जाओ जी उसे कहता है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तो क्या तुम मेरी गार्डियन बनोगी। मोली उसे कहती है नहीं मैं ऐसा भी नहीं करने वाली, मैं तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस तुम्हें मेडियंस का एक नया सेट देने वाली है। हमारी बॉडी के अंदर जो टूटी फूटी मेडियंस है मैं उनको चेंज कर दूंगी ऐसी मेडियंस के साथ जिन मेडियंस की मदद से तुम गॉड लेवल तक पहुंच सकते हो। जाओ जी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। लोली से कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या मेरे पास ऐसी मिस्टिक मेडियंस आ सकती हैं जिनसे मैं गॉड लेवल तक पहुंच सकता हूँ। मोली उसे कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस को तुम्हारे जैसे कचरे के साथ मजाक करने का कोई भी शौक नहीं है, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मेडियंस को चेंज कर सकती हूँ, मैं तुम्हें नई मेडियंस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें 3 चीजों का वादा करना होगा, तुम्हें मेरे लिए 3 काम करने पड़ेंगे। जाओ जी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास अपनी इतनी ज्यादा पावर्स हैं, ऐसी पावर्स मैंने पहले कभी किसी के पास नहीं देखी और ऊपर से इसे जिस पॉइजन के साथ पॉइजन दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, मैंने ऐसा पॉइजन पहले कभी नहीं देखा। अगर इसने मुझे नई मेडियंस देने की बात की है तो ऐसा हो सकता है। जाओ जी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी तीनों कंडीशंस को पूरा करूंगा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी तीनों कंडीशंस कौन सी हैं। मोली उसे कहती है तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे लिए 3 चीजों को ढूंढना होगा। उसे यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हें सबसे पहले नेदरवर्ल्ड की उडम्बरा फ्लावर को ढूंढना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर मुझे 3 कोर्स चाहिए जो कि ऐसे मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए जो कि अपनी टायरानिकल लेवल पर होने चाहिए, और इसके अलावा मुझे पर्पल डिवाइन क्रिस्टल चाहिए वो भी 35 किलो। जाओ जी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है या फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए 3 कोर्स लेकर आऊं जो कि मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए जो अपनी टायरानिकल स्टेज पर हो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो कि टायरानिकल मिस्टिक बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से कोर्स लाने के लिए राजी हो जाएगा, और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए 1 नहीं बल्कि 3 ऐसे कोर्स लेकर आऊं। दूसरे नंबर पर तुम्हें डिवाइन पर्पल क्रिस्टल के 35 किलो चाहिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो, हमारे पूरे के पूरे कंट्री में 35 किलो नहीं होंगे, मैं इतना ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल कहाँ से लेकर आऊंगा। नेदरवर्ल्ड के उडम्बरा फ्लावर के बारे में कहा जाता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जिन एंड जिंग इवल थिंग है। तुम चाहती हो कि मैं वो चीज तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊं, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं उसके करीब भी जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। उसके इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, वो हवा भी मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए काफी है। प्रिंसेस जाओ जी से कहती है ये सारा मेरा मसला नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हें मुझे ढूंढ कर देनी पड़ेगी, ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अभी 2 कंडीशंस बाकी है, तो क्या तुम इस डील को लेने के लिए तैयार हो या नहीं। जाओ जी से कहता है हाँ मैं इस डील को लेने को तैयार हूँ, अपनी बाकी की सारी जिंदगी कचरे की तरह नहीं गुजारना चाहता, मुझे नई मेडियंस चाहिए, ठीक है मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। से कहती है ठीक है मैं तुम्हें सेकंड कंडीशन के बारे में बताती हूँ। मोली से कहती है तुम्हें तुम्हारी नई मेडियंस मिलने के बाद 30 साल की उम्र में सॉवरियन लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। जाओ जी से कहता है तुम चाहती हो कि मैं सॉवरियन मिस्टिक राम तक पहुंचूं जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिस्टिक राम है, सॉवरियन मिस्टिक लेवल तक पहुंचने के बाद हम लोग गॉड लेवल तक पहुंच सकते हैं। जाओ जी से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इस कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों। तो मोली जाओ जी से कहती है किसी का लाइफ स्पैन उसके मिस्टिक कल्टीवेशन के साथ जुड़ा होता है, जितनी ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन हाई होगी उतना ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पैन हाई होता जाएगा। तुम्हारा लाइफ स्पैन जो होता है वही तुम्हारी लाइफ फोर्स होती है। तो मैं अपनी बहुत ज्यादा कम लाइफ फोर्स को यूज कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरी आधी लाइफ फोर्स है, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सकूं, मुझे अपने लिए एक नई बॉडी चाहिए। अब क्योंकि मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, जब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाओगे तब तक मेरी लाइफ फोर्स भी नहीं बढ़ पाएगी। ताऊजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हमारी दुनिया में मिस्टिक कल्टीवेशन लेवल्स में सॉवरियन लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कोई अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके बाद तो गॉड लेवल आता है। ये जहाँ पर सॉवरियन लेवल तक पहुंचना चाहती है ताकि अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सके, इसका मतलब यह है कि सॉवरियन लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। ताऊजी कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है। हो सकता है कि इसने मेरे सामने बात को एक्सप्लेन करने में बात को घुमा फिरा दिया हो, इसलिए मुझे समझ ना आ रही हो। मोली जाओची से कहती है क्या तुम सिर्फ इतनी सी टास्क को सुनने के बाद घबरा गए हो, अभी मेरी फाइनल कंडीशन बाकी है, चलो मैं तुम्हें अपनी फाइनल कंडीशन के बारे में बताती हूँ। वो उसे इशारा करती है और कहती है चलो जल्दी से मेरे सामने झुको। मेरे
सामने अपना सर झुकाना होगा और तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तो यही मेरी तीसरी और आखिरी कंडीशन है। अब उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मॉली उसे कहती है क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगती है जैसे कि तुम मेरी तीसरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जाओची उसे कहता है क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी एज क्या है। मॉली उसे कहती है मेरी एज 13 है। जाओची उसे घूर घूर कर देख रहा होता है क्योंकि जाओची की उम्र 16 है, वो उससे बड़ा है। तो जाओची किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। वो चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझसे 3 साल छोटी हो और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लूं। मॉली उसे कहती है तो क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करती है, पर से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो फिर मैं तुम्हारी मास्टर बन सकती हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको। जाओची उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी मास्टर मान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मैं किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। मॉली उसे कहती है लेकिन इसकी वजह क्या है, तुम मेरे सामने क्यों अपना सर नहीं झुकाओगे। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है मैं सिर्फ 3 लोगों के सामने अपना सर झुकाऊंगा, अपने बड़ों के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने मेरी जान बचाई हो, और तीसरा सिर्फ अपनी वाइफ के सामने। लेकिन तुम्हारे जैसी छोटी लड़की के सामने मेरी प्राइड मुझे सर नहीं झुकाने देगी क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। मॉली आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा तो तुम्हें जहाँ पर अपनी इज्जत की परवाह है। वो आगे बढ़ती है और उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे नीचे की तरफ झुका देती है। और जाओची से कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम किसी छोटे के सामने सर नहीं झुकाओगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ के सामने अपना सर झुका रहे हो। जाओची ग्राउंड के ऊपर अपना घुटना टेक देता है जबकि मॉली अपने हाथ के साथ उसको ऊपर से प्रेशर डाल रही होती है। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं भी यहाँ पर नीचे नहीं झुकने वाला। मॉली जाओची से कहती है चलो जल्दी से मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल बना लूंगी। मेरे सामने सर झुकाने से ना सिर्फ मैं यहाँ पर तुम्हें नई मेडियंस का सेट दूंगी, इसके अलावा मैं तुम्हें काफी सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स भी सिखाऊंगी। वो सारी की सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी। तुम्हारा जाओची अभी भी उसके सामने अड़ा हुआ होता है। वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा और ना ही अपना माथा रगड़ूंगा। अरे जैसी छोटी लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी कचरा ही रहना पड़े, मैं अपनी मेडियंस को ठीक नहीं करना चाहता। फिर आगे से फिर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो अपने पाँव को उठाती है और उसके कंधे के ऊपर रखते हुए उसको नीचे की तरफ दबा देती है। वो जाओची को ग्राउंड के ऊपर पटक देती है और जाओची का माथा ग्राउंड के ऊपर लगता है। तो फाइनली मॉली ने जाओची को अपने सामने झुका ही लिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची इस बात को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो मॉली को अपना मास्टर मानने को तैयार होगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।